आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लाइव आए कि नहीं आए। और आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है कि आप कंफर्म करके बताओगे कि हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है या नहीं है। राइट। सो आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आज अपन क्या रिवाइज करने वाले? शानदार जानदार तरीके से इंडेस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, अकाउंटिंग फॉर सब्सिडरी, अपन पूरे बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एकदम आपको मजा आ जाएगा। पूरा कवरेज करेंगे रिवीजन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अपन रिवीजन शुरू करें उसके पहले बता दूं मैं आपको, अगर आपको एफआर में दिक्कत है तो मेरे एफआर के ऊपर दो तरह के बैचेस चलते हैं। एक है एग्जाम ओरिएंटेड और एक है रेगुलर और एक है फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो bbvirtuals.com, दैट इज भंवर बुराना सर की जो वेबसाइट है, वहां इट इज अवेलेबल। तो अगर आपको एफआर में दिक्कत है डेफिनेटली यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके अलावा ये जो मैं पीडीएफ यूज करूंगा, काफी लोग मेरे को बोलते हैं सर आप जो लिखाते हो, ये जो बोर्ड नोट्स है जिसमें मैंने सब सोल्यूशन वगैरह कर रखा है, वो आप डाल देना। तो मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा डालने का, लेकिन एक ही शर्त पे डालूंगा, लेकिन दो शर्त पे डालूंगा। सबसे पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्रॉब्लम है, तो नहीं डालूंगा। अच्छा, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो भी नहीं डालूंगा। है सर, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे मालूम पड़ जाएगा, इन शॉर्ट कर लेना यार, ज्वाइन वगैरह कर लो, क्योंकि अपन चाहते हैं पूरे गांव का भला हो जाए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्या अपन क्या करने वाले सुन लो फटाफट से। अपन करने वाले इंडेस 110 का कंसेप्ट्स का रिवीजन, क्वेश्चंस का रिवीजन। ठीक है, अच्छा ये रिवीजन किसके लिए काम का है? अगर आपने पहले कभी सीएफएस पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको 100% काम आ जाएगा। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सीएफएस किसी और फैकल्टी से पढ़ रखा है, तो सीएफएस का जो मेथड होता है, कुछ कुछ लोग का कराने का तरीका अलग होता है, तरीका अलग होता है, मेथड सेम है। ठीक है, तो वो बात आप ध्यान रखना। उसके अलावा बस शुरू करते हैं फिर। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट इन। अच्छा, पहले जितने लोग आ चुके हैं उनको हाय हेलो कर देते। हेलो कैलाश, हेलो तेजस्विनी, हेलो अनूप, हेलो भावना, हेलो तृप्ति, हेलो ओंकार, हेलो लोकेश, हेलो भरत। अरे ये तो सब आधे तो अपनी गांव है, गांव बसा पड़ा है था क्लास वाला। हेलो कैलाश, हेलो प्रिंस, हेलो दृष्टि, हेलो अनुराग, हेलो इंद्रनील। अरे इंद्रनील मेरे भाई, कैसा तू तो पास हो गया, तू क्या कर रहा है इसके अंदर? हेलो विश्वजीत, हेलो ओम प्रकाश, हेलो दानिश, हेलो भरत, हेलो विनय, हेलो खंडन त्रिपाठी, हेलो विकास। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो शुरू करते हैं क्या? सो वी आर स्टार्टिंग इन, सुन लो, 3, 2, 1 एंड गो। प्यार मोहब्बत से रिवाइज करेंगे, शांति से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा इंडेक्स शुरू कर रहे हैं? दैट इज 110 सीएफएस, अकाउंटिंग फॉर सब्सिडियरी। बराबर। अच्छा, जब मैंने इसकी बात करी थी मैंने आपको बताया था, देखो एक है इंडेक्स 103 जो अपन ने देखा बिजनेस कॉम्बिनेशन। 103 में हम क्या सीखते हैं? जब आप डे 1 पे सीएफएस बनाओगे तो वो सीएफएस किस तरीके से बनेगा वो हम 103 में सीखते हैं। ठीक है, 110 में हम क्या सीखते हैं? जो आप ईयर एंड पे सीएफएस बनाओगे तो वो कैसे बनेगा वो हम 110 में सीखते हैं। तो आइडियली आपको पहले 103 पढ़ना चाहिए, फिर 110 करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब व्हेन वी टॉक अबाउट 110, तो 110 में हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट में आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, उस पर आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आगे आगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन। अब सुन लो, हम 110 में करने क्या वाले हैं। हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करना होता है? द प्रॉब्लम इज सीएफएस के अंदर हम ईयर एंड की अकाउंटिंग करते हैं, ये सब मानते हैं, वी डू द अकाउंटिंग ऑफ ईयर एंड। लेकिन प्रॉब्लम ये जो डे 1 पे गुडविल आया था, 103 में जो गुडविल आया था, जो ईयर एंड पे भी दिखना चाहिए, तो वो डे 1 का गुडविल मिसिंग होता है, विच हैड अराइज्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सर ये चाहिए क्यों हमको? अरे जो चीज डे 1 पे एग्जिस्ट करती थी वो ईयर एंड पे भी एग्जिस्ट करेगी ना यार। तो डे 1 का गुडविल होता ही नहीं अपने पास, तो सबसे पहले अपने को वो निकालना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? सीएफएस के अंदर हमको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन। दी स्टेप्स आर कंटिन्यूएशन ऑफ 103। तो 103 में हम स्टेप 1 नंबर 1 बोलते थे आइडेंटिफाई द एक्वायरर, स्टेप नंबर 2 बोलते थे डेट ऑफ एक्विजिशन। वो स्टेप एलिमिनेट कर दो, सीधा शुरू करो स्टेप नंबर 3 से। वहां का स्टेप नंबर 3 यहां का बनेगा स्टेप नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीसी। बराबर। पीसी हमने कहां निकालना सीख लिया था? पीसी हमने 103 में निकालना सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। 103 ने हमको कैसे सिखाया था? आईने निकालना। 103 ने हमको सिखाया था जितने भी एसेट्स है एट फेयर वैल्यू माइनस द लाइबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। 103 ने हमको ये सिखाया था। 110 एक दूसरा मेथड सिखाता है, वो अपन नीचे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ कर रखा है उसको। उसके बाद एनसीआई की बात करेंगे। एनसीआई आपको दो डेट पे निकालना होता है, एक निकालना था डेट ऑफ एक्विजिशन पे। डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालना अपन ने ऑलरेडी सीखा था 103 के अंदर, फेयर वैल्यू मेथड और पीएसएनए में से दोनों में से जो मेथड अपने को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो यूज करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू को देंगे।
उसके बाद 3B रहता है एनसीआर निकालने का ईयर एंड के ऊपर, वेरी गुड आंसर कैलाश, बराबर। उसके बाद स्टेप 4 रहेगा गुडविल या जीबीपी निकालो। तो अपन क्या करेंगे, पीसी एड प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट एड एनसीआर माइनस आईएनए, वी वांट टू कंपेयर 100% वो करेंगे, आपको मिलेगा गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब यही गुडविल नहीं होता है हमारे पास 110 वाले क्वेश्चंस में, तो ये करने के लिए हम सारे कंप्यूटेशन करते हैं, लेकिन हमको इससे तो डे 1 का गुडविल मिलता है, हमको तो ईयर एंड पे बनाना है सीएफएस, तो फिर क्या करेंगे, तो गुडविल में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो होता है इंपेयरमेंट। तो अब अगर आप डे 1 के गुडविल से इंपेयरमेंट का तड़का निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा गुडविल ऑन ईयर एंड। यही आपके बैलेंस शीट में सीएफएस में 110 में कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं है तो आपका जो डे 1 का गुडविल है वही ईयर एंड पे रह जाएगा, बिकॉज गुडविल कभी भी एमोटाइज वगैरह नहीं होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं स्टेप नंबर 5, दैट इज कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, बराबर। अच्छा, अब आपको याद रहेगा तो अपन ने सारी चीजें डिस्कशन की थी विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। बट एग्जांपल पे बढ़ने के पहले आगे बढ़ जाते हैं अपन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कुछ कंसोलिडेशन की एंट्री है ना, थोड़ा आपको लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप सीएफएस डायरेक्टली बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप आईएनए रिकॉर्ड करते हो, पीसी इशू करते हो, एनसीआर रिकॉर्ड करते हो, जो भी डिफरेंस है आप गुडविल में ट्रांसफर करते हो। लेकिन जब आप बनाते हो सीएफएस थ्रू एसएफएस तो आप एसएफएस में एक एंट्री मार के आए हो। एसएफएस में आपने क्या एंट्री मारी है, एसएफएस में आपने एंट्री मारी है इन्वेस्टमेंट टू पीसी। ये एंट्री आपने कहां मारी है, एंट्री आपने एसएफएस में मारी है इन्वेस्टमेंट टू पीसी। अब जब आप एग्जाम की बात करोगे तो सपोज आपने एसएफएस में इन्वेस्टमेंट टू पीसी रिकॉर्ड कर लिया है, अब जब आप सीएफएस में आ रहे हो तो आप वापस से टू पीसी नहीं करोगे, क्योंकि यहां सीएफएस बन रहा है थ्रू एसएफएस, बराबर। तो सीएफएस में आप दोबारा पीसी रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिकॉज वो एसएफएस में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो आप सीएफएस में क्या करोगे, जो हमने एसएफएस में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया है सीएफएस में हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बराबर। तो आईएनए रिकॉर्ड करेंगे, एनसीआर रिकॉर्ड करेंगे, पीसी के बदले इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करेंगे। सर व्हाई आर वी एलिमिनेटिंग द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सीएफएस में हम इस इन्वेस्टमेंट के बदले सब्सिडरी के सारे असेट लायबिलिटी शो करते हैं ना, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, बराबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है ना एसएफएस में जब अपन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, कॉस्ट या फेयर वैल्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे होगा हमेशा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, ये अपन ने किया था, फिर है ना मैंने ज्यादा डिस्कशन किया नहीं था, फिर मैं आपके साथ आया था सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सॉल्व करते थे, तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन सीएफएस का बेसिक स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते थे। मैं सारे एग्जाम्पल आपको वापस रिवाइज कराऊंगा, बिकॉज अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जाम्पल का वैल्यू कितना था इसके अंदर। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, सबसे पहला एग्जाम्पल था कि अपन ने 31 मार्च को बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसी दिन अपना क्या है, इसी दिन अपना है इन्वेस्टमेंट। तो आइडियली अपने को स्टेप्स फॉलो करने का है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन ही आपका ईयर एंड है, तो यहां तो 103 चल जाएगा ना यार। तो अपन क्या करते थे, अपन सबसे पहला निकालते थे स्टेप नंबर 1, बराबर। अब प्रॉब्लम ये पीसी कैसे मिलेगा, आपको पीसी दिया हुआ ही नहीं होता था, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना, हमने क्या अज्यूम किया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट से आपको पीसी मिल जाएगा, तो आपने पीसी रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपको मिलेगा आईएनए। अब आईएनए 103 से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऑल दी असेट्स ऑफ सब्सिडरीज, ऑल दी असेट्स ऑफ सब्सिडरीज माइनस लायबिलिटीज, कुछ भी नहीं था, तो कितना 24,000। अब ये तो 103 सिखाता है, हम लोग को 110 के हिसाब से भी निकालना आना चाहिए। 110 में हम कैसे निकालते हैं, जो भी उल्टा करने का, उल्टा मतलब एक नेट असेट निकालने का एक तरीका तो होता है असेट माइनस लायबिलिटी, और एक तरीका होता है इक्विटी प्लस अदर इक्विटी। तो जो भी आपका इक्विटी और अदर इक्विटी है उसका टोटल मारोगे तो आपको उस दिन का क्या मिल जाएगा, नेट असेट्स मिल जाएगा, बराबर। तो अब इक्विटी किस दिन का लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन का, अदर इक्विटी किस दिन का लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन का, और सब्सिडरी का लेना पड़ेगा आपको ये चीज, बराबर। क्या, तो अपने पास इक्विटी है, कैपिटल है अपने पास सब्सिडरी का लेना, और अदर इक्विटी ये दोनों उसी दिन का है, डेट ऑफ एक्विजिशन का। क्यों, क्योंकि ईयर एंड आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। ये निकालेंगे, आपको आईएनए मिल जाएगा, फिर एनसीआर निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे और बैलेंस शीट बना देंगे। अब बैलेंस शीट में खास बात क्या है, आप सब कुछ कंबाइन करोगे, लेकिन गुडविल भी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, जो अपने एसएफएस में दिख रहा था, इफ यू कैन सी अपने एसएफएस में इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, ये सीएफएस में शो नहीं होना चाहिए, ये सीएफएस में हो जाता है एलिमिनेट, ठीक है। चलो, उसके बाद अपन ने क्या किया था, उसके बाद अपन ने ये मतलब फर्स्ट एग्जांपल में अपन ने सीखा कि आईएनए आप ऐसे भी निकाल सकते हो 110 वाले मेथड से, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में नया पार्ट क्या था, एग्जांपल नंबर 2 में हमने बोला ईयर एंड की बैलेंस शीट दिया है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी किया है, इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल को किया है, ईयर एंड की बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट डे 1 पे किया है। अय्या सर अब क्या करें, तो अब उस केस में अपने को बोलता है कि ओपनिंग अदर इक्विटी एस का 4,000 है। सर क्या रेलिवेंस है इसका, अपने को जो आईएनए चाहिए वो डेट ऑफ एक्विजिशन के चाहिए, तो आप इस केस में असेट माइनस लायबिलिटी नहीं कर सकते, बिकॉज ये असेट लायबिलिटी ईयर एंड का है।
तो हमको आई ने डेट ऑफ एक्विजिशन का चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? अपने बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो डेट ऑफ एक्विजिशन का है, क्या अपने पास वो अवेलेबल है क्या? हाँ सर वो अवेलेबल है। जो ईयर एंड का है, हम मान लेंगे ड्यूरिंग द ईयर कुछ इशू हुआ ही नहीं, तो जो ईयर एंड का कैपिटल है वो ड्यूरिंग का कैपिटल होगा। व्हाट अबाउट अदर इक्विटी? बैलेंस दिया हुआ है आपको कि 4000 जो बैलेंस है वो अदर इक्विटी का बैलेंस है। जो 4000 का बैलेंस है दैट इज द बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 10,000 प्लस 4,000 विल गिव यू 14,000। ये आपका आईने हो जाता है। तो देखो कैसे करते हैं हम। स्टेप नंबर 1 पीसी, ये मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट से। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है इक्विटी कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, बराबर इक्विटी कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000 अज्यूमिंग नो न्यू शेयर्स वर इशूड। फिर आता है अदर इक्विटी, प्री और पोस्ट में बांट देना उसको, बराबर। अच्छा प्री मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री एक्विजिशन? जिस दिन आपने एक्वायर किया है उस दिन तक का अदर इक्विटी, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी। तो इस केस में प्री वाला कितना था? गिवन था 4,000। ये प्री वाला जो इक्विटी होता है कि आपके आईएनए का पार्ट बनेगा, हमेशा नीचे लिखा करो टोटल आईएनए कितना हो गया, इक्विटी प्लस ये प्री वाला अदर इक्विटी, उसको बोलते टोटल आईएनए, बराबर। अच्छा अब आप देखना ईयर एंड पे उस सब्सिडरी का बैलेंस 6,000 हो चुका था, उसमें से ओपनिंग में था 4,000। इसका मतलब आउट ऑफ 6,000 4,000 वाज ओपनिंग। तो ये 2,000 का क्या हुआ? 2,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है। क्या किया आपने? 2,000 ड्यूरिंग द ईयर कमाया है। तो अगर आपने 2,000 ड्यूरिंग द ईयर कमाया है तो ये वो अर्निंग्स है जो सब्सिडरी ने मेरे आने के बाद की है। ये वो अर्निंग्स है जो सब्सिडरी ने मेरे आने के बाद की है। तो इस अर्निंग्स का हम क्या करेंगे? इस अर्निंग पे दो लोग का हिस्सा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा याद है चन्ना मेरे यहाँ, बराबर। तो इस अर्निंग पे दो लोग का हक है, एक पेरेंट का और एक सब्सिडरी का। कितना हक पेरेंट का है? जितना उसका स्टेक है, बराबर। कितना हक एनसीआई का? जितना उसका, सॉरी पेरेंट और एनसीआई का, सब्सिडरी का नहीं, एक पेरेंट का और एक एनसीआई का, बराबर। पेरेंट का कितना हक है? जितना उसका स्टेक है। और एनसीआई का कितना हक है? जितना उसका स्टेक है। अब क्या करेगा? पेरेंट का जितना भी हिस्सा है वो अपने अदर इक्विटी में रिकॉर्ड कर लेगा, और एनसीआई का जितना हिस्सा है वो अपने ईयर एंड के बैलेंस में उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही प्रॉफिट कमाएगा सब्सिडरी, कटोरा लेकर दो लोग आने वाले। कौन आएगा कटोरा लेकर? एक आएगा पेरेंट और एक आएगा एनसीआई। ठीक है, कटोरा लेके आएगा, बांट देना। अब आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 एनसीआई पीएसएनए पे करोगे तो ये आईएनए का प्रोपोर्शन निकाल लेना। अब ईयर एंड का एनसीआई कैसे निकालेंगे? अलग से लिखा करो, डे 1 का एनसीआई, ईयर एंड का एनसीआई। ईयर एंड का कैसे लिखेंगे? जो ओपनिंग है पहले वो लिखो, उसके बाद जो एनसीआई का हिस्सा था पोस्ट एक्विजिशन में वो ऐड करो, तो आपको मिलेगा टोटल ईयर एंड का एनसीआई। अब एक बात ध्यान रखना, ये दो एनसीआई क्यों निकालते हैं? जब आपको डे 1 का गुडविल चाहिए तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाला एनसीआई काम आएगा। जब आपको ईयर एंड का बैलेंस शीट बनाने का है तो बैलेंस शीट में आप सीएफएस में ये ईयर एंड वाला एनसीआई रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो फिर आप गुडविल निकालोगे। अच्छा गुडविल आप पहले डेट ऑफ एक्विजिशन का निकालते हो, तो पीसी लोगे और एनसीआई लोगे। जब एनसीआई लोगे ना तो कर ईयर की तरह है ना, ईयर एंड का मत ले लेना। सबसे बड़ी गलती यही करोगे, आप ले लोगे ईयर एंड का, घाई घाई में ये कॉपी कर दोगे। नहीं भाई, गुडविल निकल रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन का तो एनसीआई भी लोगे डेट ऑफ एक्विजिशन का, इतना ध्यान रखना। आईने माइनस कर देना, गुडविल मिलेगा, इंपेयरमेंट है नहीं तो ये गुडविल आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर आएगा इधर एक और स्टेप, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? पेरेंट का अदर इक्विटी, उसमें जो भी पोस्ट एक्विजिशन हिस्सा है वो आप ऐड कर देना। कौन सा पोस्ट एक्विजिशन हिस्सा? ये पोस्ट वाले प्रॉफिट में पेरेंट ने अपना हिस्सा रिकॉर्ड किया था ना, ये आपको ऐड कर देना इधर। ठीक है, ये आपको क्या करना है? इधर ऐड कर देना है। आपको कंसो अदर इक्विटी का टोटल बैलेंस मिल जाएगा। बस आप बैलेंस शीट बना दोगे सब कुछ कंसिडर करके। एनसीआई रिकॉर्ड करना भूलना मत, गुडविल रिकॉर्ड करना भूलना मत, और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना मत। ठीक है, ये 3-4 चीजें याद रखोगे, आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर आपको डे 1 पे एक्विजिशन किया है आपने, तो जो आपका ओपनिंग अदर इक्विटी दिया रहता है उसके थ्रू आप निकालोगे आईएनए कितना है। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 3, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है? वो बोलता है सब कुछ सेम है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कब किया है? इन्वेस्टमेंट साल के बीच में किया है। कब किया इन्वेस्टमेंट? साल के बीच में किया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट साल के बीच में किया रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम यह है कि अपने पास जो अदर इक्विटी है वो तो ओपनिंग डे का दिया हुआ है ना, तो प्री में अपना बैलेंस चाहिए 110 तक का, लेकिन अभी ओपनिंग तो 1 अप्रैल का दिया हुआ है। और पोस्ट में आपका जो बैलेंस है जो 2000 है, ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है। पोस्ट में से 6 महीना आना चाहिए ना, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर ईयर एंड तक पोस्ट में से 6 महीना आते हैं, बट यहां अभी तक 12 महीने का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहां हमको क्या करना होता है? यहां हमको करना पड़ेगा टाइम एडजस्टमेंट। व्हाट इज टाइम एडजस्टमेंट? देखो प्री में और 6 महीने का प्रॉफिट आना चाहिए, पोस्ट में 6 महीने का प्रॉफिट बाहर जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट में 12 नहीं 6 महीने ही बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल जो पोस्ट का प्रॉफिट है उसको 6/12 करेंगे, ये पोस्ट से निकालकर हम प्री में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे हुआ क्या? आपका भी प्री का बैलेंस हो गया 110 का और पोस्ट का आपका मिल गया 6 महीने का
बैलेंस। प्री वाला बैलेंस जाएगा आईएनए के अंदर, पोस्ट वाले बैलेंस में अगेन दो लोग आएंगे कटोरा लेकर और बोलेंगे हमको हमारा हिस्सा दे दो। तो पेरेंट का 80%, एनसीआई का 20%, सिंपल। ये टाइम एडजस्टमेंट आप क्यों कर पाते हो? बिकॉज वी टेक वन अजम्पशन। क्या है वो अजम्पशन? दैट प्रॉफिट्स हैव अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये है वो हमारा अजम्पशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने क्या सीखा था? एग्जाम्पल नंबर 4 में वेरी रेयर चांस कि कभी कभी आपको ये बैलेंस मिसिंग होता है। सपोज आपको देखो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल में रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दे दिया, लेकिन अदर रिजर्व्स का बैलेंस देना ही भूल गया मैं, ये एग्जाम में दिया हुआ ही नहीं है बैलेंस, तो क्या करना है? जब, तो मैंने यहां लिखा हुआ है, जब अदर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को ओपनिंग मान लेना। ओपनिंग विल बी सेम एज क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है? आपका अदर रिजर्व में कितना दिख रहा है? 3500 मान लेना यही आपका ओपनिंग है। क्या मान लेना? यही आपका ओपनिंग होगा, बराबर। तो आपका पोस्ट में मतलब प्री में पूरा आ जाएगा, तो पोस्ट में कितना आएगा उस केस में? 0। ये अजम्पशन अदर रिजर्व्स के लिए यूज करना। देखो ये अजम्पशन यूज करने की नौबत नहीं आई एग्जाम में, बट बाय चांस मिसिंग हुआ तो क्या करना है बता रहा हूं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स? तो रिटेन्ड अर्निंग्स वाले केस में अगर मिसिंग हुआ, बाय चांस मिसिंग हुआ, तो फिर ओपनिंग को आप 0 मानोगे और जितना भी बैलेंस है वो पोस्ट का अज्यूम कर लेना। सर ये अजम्पशन आप उठा के कहां से लाए? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एएस में आया करते थे जहां बैलेंस मिसिंग होता था, तो एएस वाले क्वेश्चन में ये अजम्पशन लिखा करते थे। ठीक है, चलो, हाँ क्लियर। लाइक करने का, वीडियो लाइक किए बिना देख रहे हो, पाप लगेगा भाई साहब। चलो एनीवेज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक नया एडजस्टमेंट आ गया था, और वो कौन सा था? डिविडेंड। आधे लोग को इससे डर लगता है, मैंने बताया था ये कुछ नहीं है, चिंदी एकदम। सुनना क्या करना है। इन्वेस्टमेंट डेट साल के बीच में ही है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आरई का 4000, और ये बोला है कि सब्सिडी ने डिविडेंड बांट दिया रहेगा 10%। अब ये 10% सबसे पहले किस पे निकालेंगे? तो 10% निकालोगे सब्सिडरी के शेयर कैपिटल पे। बेवकूफों की तरह 10% ऑफ प्रॉफिट मत ले लेना भाई। डिविडेंड पे करते हो तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी पे करते हो ना? हाँ सर, ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी पे आप ले लिया करना। ठीक है, चलो अब ये एग्जांपल को अपन सॉल्व कैसे करना है। अब है ना, इसको मैंने समझाने के लिए पहले आपको बताया था हुआ क्या होगा। ठीक है, तो जब सुन लो, जब सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया होगा तो सब्सिडरी ने एसएफएस में क्या किया होगा? सब्सिडरी ने बोला रहेगा मेरा एक्सपेंस है टू कैश बैंक। मतलब जब सब्सिडरी ने पे किया होगा, पहले डिस्कस करो कैसा हुआ रहेगा, पहले विजुअलाइज करो। सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जब पे किया रहेगा तो क्या एंट्री मारा रहेगा? एक्सपेंस टू कैश बैंक, और ये डिविडेंड पेमेंट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये अदर इक्विटी से गया रहेगा। ठीक है, और ये जिस एक के लिए एक्सपेंस था तो ये बाकी दो के लिए इनकम रहेगी। पेरेंट के लिए 800 की इनकम 80%, एनसीआई के लिए 20% इनकम। अब है ना, इसके लॉजिक बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था, ऐसा मान लो इन सीएफएस ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, एलिमिनेट करना है। देखो ये करने के बहुत सारे लॉजिक है, मैं आपको इजियर वे दे रहा हूं जिससे आपका एग्जाम में याद रहे। क्या करना है? हमको इसको एलिमिनेट करना है। सर एलिमिनेट कैसे करेंगे? मतलब बेसिकली रिवर्स करना है। सर रिवर्स कैसे करेंगे? जिसने इसको एक्सपेंस बोल के माइनस किया था उससे ऐड करवाओ, जिसने इसको इनकम बोल के ऐड किया था उससे माइनस करवाओ। इतना याद रहता है? सर याद रहता है। इसका मतलब एस ने एक्सपेंस बोल के अपना रिजर्व कम किया रहेगा, तो हम एस के रिजर्व में इसको ऐड बैक करेंगे। पहला, पेरेंट ने इनकम बोल के अपने रिजर्व में ऐड किया रहेगा, तो पेरेंट का रिजर्व लेस करेंगे। एनसीआई ने इनकम बोल के एनसीआई का बैलेंस इंक्रीज किया रहेगा, एनसीआई का ईयर एंड का बैलेंस कम करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स अब ये कैसे करना दिखाता हूं मैं आपको, सुनो। स्टेप 1 पीसी, ये तो आपको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से मिल जाएगा। स्टेप 2 लिखोगे आप आईएनए लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000। फिर आप लिखोगे अदर इक्विटी एस लिमिटेड प्री पोस्ट करोगे। ठीक है, अब क्योंकि आपका बीच में एक्विजिशन हुआ है तो आप क्या बोलोगे? सर टाइम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैंने आपको चीज बताई थी, जिंदगी में याद रख लेना, टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही चीज आ सकती है। जिंदगी में टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही चीज आ सकती है, और वो है डिविडेंड। तो जितना भी डिविडेंड सब्सिडरी ने पे किया था वो सब्सिडरी के रिजर्व्स में ऐड बैक करना है। अब मैं लॉजिक्स में नहीं जा रहा, बट ध्यान रखना हमेशा पोस्ट में ऐड बैक करोगे, हमेशा पोस्ट में ऐड बैक करोगे। लॉजिक्स में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप डिविडेंड ऐड बैक कहां करोगे? ऑलवेज पोस्ट, प्री हो ही नहीं सकता इंडेक्स के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो टाइम एडजस्टमेंट के पहले आप उसके रिजर्व ठीक करोगे। अब आपको प्रॉपर रिजर्व मिल गए, अब आप कर लेना टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर जो भी प्री में आएगा वो आईएनए में जाएगा, जो पोस्ट में आएगा वो पेरेंट और एनसीआई में चला जाएगा। उसके बाद चलो सब्सिडरी के रिजर्व्स को ठीक कर दिया अपन ने ऐड बैक करके।
उसके बाद जब आप एनसीआई के ईयर एंड का बैलेंस निकालोगे, तो जब एनसीआई ने बुक किया रहेगा तो उसको इनकम बुक किया रहेगा, आज उसकी इनकम कम कर देना, तो 200 रुपया माइनस कर देना एनसीआई का शेयर। उसके अलावा जब कंसो अदर इक्विटी बनाओगे स्टेप नंबर 5, तो जितना इनकम पेरेंट ने अपने इंडिविजुअल एसएफएस में बुक किया रहेगा, उतना पेरेंट के अदर इक्विटी से माइनस करना पड़ेगा, पेरेंट का शेयर 800 रुपया, बस। बाकी आप बना दोगे, आपका काम बन जाएगा। वेरी गुड आंसर राधा, वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड जीतू, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, जिसमें आते हैं रीवैल्यूएशन गेन ऑन असेट्स। अब हुआ क्या है, एक्विजिशन साल के बीच में किया है, ठीक है, डे 1 का अदर इक्विटी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम इस मेथड से निकालते हैं ना, इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, ये मेथड अभी तक सिर्फ तब काम आ रहा था, आप जब आई ने निकालते हो ये मेथड से कैपिटल प्लस अदर इक्विटी, तो ये वाला मेथड सिर्फ तब काम आ रहा था जब आपके सारे बुक वैल्यू पे आपको असेट टेक ओवर करने थे, मतलब जब आपका बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम हुआ करता था, जब आपका बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आपके असेट्स का फेयर वैल्यू अलग है, ये वाला मेथड में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये जो 110 वाला मेथड है ना, कैपिटल प्लस अदर इक्विटी, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सुन लो, वो बोलता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये सारे एडजस्टमेंट्स थे, तो आपको डायरेक्टली इंक्रीज का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, लैंड इंक्रीज बाय 5 लाख, इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख, ट्रेड पेबल इंक्रीज बाय 3 लाख, डायरेक्टली इंक्रीज का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो क्या करोगे सुन लो, सबसे पहले ये रहा मेरा एग्जांपल नंबर 6। हाँ, सबसे पहले आप प्री में ओपनिंग लिखोगे, लेकिन डेट तो 110 के, तो टाइम एडजस्टमेंट कर लोगे। टाइम एडजस्टमेंट के बाद आप सिर्फ इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट के इफेक्ट दोगे। सर वाई इंक्रीमेंटल, मतलब जो गेन लॉस है उसी का इफेक्ट देना। सर वाई ओनली गेन लॉस, पूरा इफेक्ट क्यों नहीं देंगे? रीजन बीइंग, जब आप कैपिटल और अदर इक्विटी का प्री रिकॉर्ड करते हो तो बुक वैल्यू जितना असेट आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए हम सिर्फ गेन लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो वो बोलता है लैंड पे हुआ था गेन ऐड करने का, कहां ऐड करेंगे? प्री में ऐड करेंगे। क्यों? ये सारे डेट ऑफ एक्विजिशन के एडजस्टमेंट है, तो ये प्री में एडजस्ट होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन ऑन लैंड ऐड किया, रिवैल्यूएशन गेन ऑन इन्वेंट्री ऐड किया। अब ट्रेड पेएबल भी इंक्रीज हुआ था, लायबिलिटी इंक्रीज होने एक लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन लॉस ऑन ट्रेड पेएबल बराबर, ये जाएगा आईएनए में, फिर बाकी जो पोस्ट वाला है वो 2 के अंदर बढ़ जाएगा। अब खास बात पता है क्या सुनना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आप तो क्या कर रहे थे, अमाउंट कैसे डिराइव कर रहे थे? क्वेश्चन से, कि लैंड का वैल्यू कितना था, सपोज लैंड का वैल्यू वाज 40 + 30 70 कर रहे थे बराबर। ये तो बुक वैल्यू पे आपने टेक ओवर किया, लेकिन जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो टेक ओवर करना भूलना मत। जैसे इस केस में लैंड की वैल्यू 5 लाख से बड़ी थी ना, तो इधर 5 लाख ऐड करना आप भूलना मत, ठीक है। सेम अप्लाइज टू प्लांट एंड मशीनरी, सेम अप्लाइज टू इन्वेंट्री। और एक मिस्टेक पता है क्या करोगे, आपने यहाँ क्या बुक किया है, ट्रेड पेएबल में रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया है, तो आप येडी की तरह क्या कर दोगे, लॉस है तो यहां माइनस कर दोगे ट्रेड पेएबल में। अरे भाई लॉस था, इसका मतलब ट्रेड पेएबल बड़ा होगा, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ट्रेड पेएबल में उस लॉस को ऐड करना, माइनस मत कर देना येडी की तरह। मैं बता रहा हूं मिस्टेक करोगे ये वाली, ध्यान रखना, ठीक है। बस बैलेंस शीट बना लेना, क्लियर है यहां तक? यस सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना, 1 मिनट देना मुझे बस। चलो ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत क्रिटिकल है भाई साहब, मजा आने वाला है इसके अंदर, सुनना ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या था, बोलता है सब कुछ सेम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह, एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 110/17 का दिया हुआ है 25 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 25%, ठीक है। यह आया मजेदार क्वेश्चन, सुनना। प्लांट का आपको दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 110/17 25 लाख, और रेट आपको दिया हुआ है कितना, 25%। अब हमको क्या चाहिए होता है, हम आईएनए के अंदर फेयर वैल्यू गेन लॉस का इफेक्ट देते हैं। प्लांट का हमको गेन लॉस नहीं दिया हुआ है, प्लांट का हमको फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको गेन लॉस निकालना पड़ेगा। तो सर कैसे निकालेंगे, सिखाता हूं, देखो इधर रीवैल्यूएशन गेन प्लांट का कैसा निकालेंगे, तो अपने को 110 पे गेन कितना था वो चाहिए, ठीक है। तो अपने पास फेयर वैल्यू तो है 25 लाख, सेकेंड चाहिए रहते कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट अपने पास जो क्वेश्चन में है वो ईयर एंड की होती है, जो क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट है वो कब की होती है, दैट इज एज ऑन ये तो ईयर एंड की है ना कैरिंग अमाउंट, हमको ईयर एंड की नहीं चाहिए, हमको 110 की चाहिए, तभी तो कंपेरेबल बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, अपने पास देखो ईयर एंड की कैरिंग अमाउंट है बराबर, और अपने को बोला है कि 25% वाज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बैक कैलकुलेशन मारने का मतलब दिस ईयर एंड की वैल्यू इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 25%, मतलब दिस रिप्रेजेंट 75%। आप पहले 100% निकाल लो इसका,
20 lakhs आएगा। दैट मीन्स दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 अप्रैल। ठीक है, अब इसमें अप्रैल का भी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए अक्टूबर 1 का, तो 6 महीने का डेप माइनस कर 25% के हिसाब से, बस आपको मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑन 110। तो कैरिंग अमाउंट मिला 110 का, आपको मिलेगा फेयर वैल्यू गेन ऑन 110। इसी गेन को आप यहां रिकॉर्ड कर लोगे। पहला चीज क्लियर, ओके। सेकेंड चीज, जैसे ही आपने रीवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड किया है किसी डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, जैसे ही आपने रीवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड किया है किसी डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, तो पोस्ट वाले कॉलम में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए एक्सेस या एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर ऐसा क्यों? ऐसा समझ लो अपने सीएफएस के अंदर सब कुछ फेयर वैल्यू पे टेक ओवर हो रहा है, लेकिन सब्सिडरी ने इस एसेट पे बुक वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो जितना भी फ्यूचर का पीरियड है उस पे आता है एक्सेस डेप्रिसिएशन, और ये पोस्ट में आता है। सर पोस्ट में क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन अराइज होता है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, इसलिए पोस्ट में आता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्टली गेन के अमाउंट से नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते 7.5 इंटू 25% इंटू 6/12, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब रेट दिया हुआ रहता है ना, जब डेप का रेट दिया हुआ रहता है, तो मेथड मतलब WDV है। तो कैसे निकालोगे? WDV वाले केस में आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। आपका फेयर वैल्यू वाज 25 लैक्स, पोस्ट वाले के 6 महीने में 25 लैक्स पे एज पर 25% डेप कितना आता वो निकालोगे। सेकंड, डेप एक्चुअल में चार्ज कितना है उस 6 महीने के अंदर, मतलब फेयर वैल्यू पे चार्ज होना कितना चाहिए, व्हाट इज द डेप दैट शुड बी चार्ज्ड एंड व्हाट इज द डेप दैट इज एक्चुअली चार्ज्ड। एक्चुअली वाला कहां से मिलेगा सर? अरे अपने को पता था ना, पूरे साल में आपने 5 लाख डेप चार्ज किया है, तो 6 महीने का कितना रहेगा? 2.5 लैक्स। इससे आपको मिलेगा एक्सेस डेप्रिसिएशन। बराबर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो रेट वाले केस में आप ऐसे ही निकालोगे। जब क्वेश्चन में लाइफ दिया हुआ रहता है ना, तो डायरेक्टली आप गेन के अमाउंट पे निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली आप गेन के अमाउंट पे लाइफ के थ्रू निकाल सकते हो एक्सेस डेप्रिसिएशन। बट जब रेट दिया हुआ है तो आप वैसे नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना है वाला पार्ट। ठीक है, तो एक्सेस डेप आया, इसको आप पोस्ट से कर देना माइनस, सिंपल है। बस प्री वाला जाएगा आईएनए के अंदर, पोस्ट वाला बटेगा 2 लोग के अंदर। ठीक है, अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी होता है उसमें आप जो बुक वैल्यू वो तो टेक ओवर कर लोगे, रीवैल्यूएशन गेन भी रिकॉर्ड करना, और साथ में जो एक्सेस डेप है, मतलब आपका उतने से ज्यादा डेप होना चाहिए उतना माइनस कर देना बैलेंस निकालते वक्त। ठीक है, चलो ये अपन ने चीजें की थी, और अगेन ट्रेड पेबल में बैलेंस ऐड करना, माइनस मत करना। ठीक है, आपको इतना याद आना चाहिए। ये अपना कौन सा वाला पार्ट था? ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 तक हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 तक। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इतना सब पढ़ा था। उसके बाद पता है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो 16 मार्क का क्वेश्चन है, जो बिना देखे ही आपने खुद ही सॉल्व किया था क्लास के अंदर। हाँ सर याद है। तो अब हम उसको रिवाइज करेंगे सबसे पहले। बराबर, तो आ जाओ उसका किधर गया हमारा, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। एडिशन 5 में शायद 65 होगा, एडिशन 6, और मेरी ये एडिशन 6 में यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास एडिशन 5 है तो एक एक नंबर ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे यहां 64 है तो आपके उसमें 65 होगा, उतना ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 64 की बात करते हैं। क्या था इसके अंदर सुन लो। मैंने आपको जो 7 एग्जाम्पल करवाया ना, उसका कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसा है? बोलता है राम एक्वायर्ड 60% ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो राम हो गया पेरेंट, कृष्णा हो गया सब्सिडरी। कब एक्वायर किया? 1 अक्टूबर को, मतलब टाइम एडजस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने को दिया हुआ है राम ने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया 8 लाख पे, मतलब ये पीसी होगा जो राम ने पे किया रहेगा। हाँ सर ठीक है। उसके बाद आपको अदर इक्विटी में 2 फिगर्स है, एक अदर रिजर्व्स और एक रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है सर, बराबर। अब आगे बात करते हैं। बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कृष्णा शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000। रिटेन्ड अर्निंग्स कृष्णा का अपने को ओपनिंग दिया हुआ है 60,000, ये रहा रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग 60,000, तो पोस्ट में कितना रहेगा? 1,04,000। ठीक है, अदर रिजर्व का बैलेंस मिसिंग है, तो जब बैलेंस मिसिंग होता है तो जो ओपनिंग है वही आपका जो क्लोजिंग है वही आपका ओपनिंग होगा, मतलब पोस्ट में 0 आ जाएगा, मिसिंग है ये। और है ना, ये अजम्पशन कैसे लिया सर आपने? वो अजम्पशन नीचे मेंशन भी है कि आप ले लेना कि अदर रिजर्व मिसिंग रहेगा, तो आप 31 मार्च को जो 1 अप्रैल का बैलेंस है वही ले लेना। बराबर, तो बेसिकली अदर रिजर्व पूरा का पूरा प्री में आ जाएगा, और रिटर्न अर्निंग्स में 60 आएगा प्री में, 1,04,000 आएगा पोस्ट में। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद इसमें था वही एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट। बराबर,
तो डिविडेंड का मैंने बताया था, अदर इक्विटी में ऐड करेंगे, पेरेंट के अदर इक्विटी से माइनस और एनसीआई के ईयर एंड के बैलेंस से माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको प्लांट का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, अगेन वही सेम चीज दिया हुआ है आपको, तो कर देना। तो ये सारे वही एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है, सिर्फ अमाउंट अलग है। तो अगेन फेयर वैल्यू कब का दिया हुआ है, 1 अक्टूबर का दिया हुआ है, तो आपको इसी दिन का कैरिंग अमाउंट चाहिए रहेगा, गेन मिलेगा। गेन आया तो पोस्ट में एक्सेस भी आएगा, तो एक्सेस डेप भी निकाल देना, और आपको सब गेन लॉस दिया हुआ इधर है। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एग्जांपल्स जो अपन ने अभी किया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहां फंसोगे, सबसे पहले टाइम एडजस्टमेंट के पहले डिविडेंड ऐड करना भूलना मत। डिविडेंड का अमाउंट आप किस पे निकालोगे, कैपिटल पे निकालोगे, ठीक है। फिर आप फेयर वैल्यू करोगे एडजस्टमेंट, लैंड का दिया हुआ है गेन, इन्वेंट्री पे इंक्रीज हुआ है, ट्रेड पेबल बढ़ा तो लॉस हो गया, बस प्लांट का अपन ने गेन निकाला रहेगा, वो गेन सेम तरीके जो आपने डिस्कस किया, और एक्सेस डेट भी सेम जो अपन ने अभी डिस्कस किया प्रीवियसली वैसे निकाला रहेगा। आईएनए मिलेगा और आपको टोटल मिलेगा, ये बटेगा 2 लोग के अंदर, ठीक है। ये जो आईएनए है इससे आप निकालोगे एनसीआर डेट ऑफ एक्विजिशन का, ईयर एंड का कैसे निकालोगे, ईयर एंड पे लिखोगे ओपनिंग, ओपनिंग में ऐड करोगे पोस्ट, बराबर पोस्ट का मतलब जो पोस्ट वाला प्रॉफिट था सब्सिडरी का, उसमें जो एनसीआर का हिस्सा था वो, और ये माइनस करना भूलना मत डिविडेंड जो एनसीआर का शेयर था, इंटर कंपनी एलिमिनेट करना है, ध्यान रखना। गुडविल जीबी पे निकालोगे, जो डेट ऑफ एक्विजिशन का है वही रहेगा ईयर एंड का। एनसीआई ध्यान रखना, बेवकूफों की तरह ईयर एंड का मत लेके बैठ जाना, डेट ऑफ एक्विजिशन का लेना इधर एनसीआई, बराबर क्लियर। फिर कंसो अदर इक्विटी में भी पेरेंट का अदर इक्विटी, पोस्ट वाला बैलेंस ऐड करो, डिविडेंड माइनस करना, बस बैलेंस शीट बनाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ही इसके अंदर पक्के बनोगे। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, एक 64 है और एक इसी किताब में क्वेश्चन नंबर 63 भी है, बराबर। इट इज वेरी मच सेम, फर्क इतना है कि यहां एक्विजिशन 100% किया है, तो 63 में एनसीआर 0% रहेगा। तो मैं बोलूं ऑफकोर्स 64 इज अ बेटर वर्जन, तो इसलिए 64 आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। तो ये अपने 7 एग्जाम्पल का पूरा कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है क्या? यस और नो फटाफट से मेरे को बताओ, मजा आता कि नहीं आता, जल्दी से बताओ। यहां तक तुमको चीजें रिकॉल होती है क्या? और मैं बता रहा हूं, तुम लोगों ने बैच सपोज किया है अभी और तुम बोलोगे सर बाद में हमारा अटेम्प्ट लेट है, ये लेक्चर का तुमको वैल्यू तब मालूम पड़ेगा, ठीक है क्या? यस। जीतू बोलता 100% क्लियर, दृष्टि से सुपर सर, थैंक यू। मोनिका सेज यस, मसीरा सेज यस, ठीक है। अच्छा, जो भी अभी अभी ज्वाइन हुए मैं बता दूं, अपने लेक्चर इज अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। बीच में देखो इतना पढ़ाने का थोड़ा प्रमोशन तो बनता है, तो bbvirtuals.com पे 2 बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक, जो सूट करे वो ले लो, ठीक है। चलो, मेरा रेगुलर बैच भी आने वाला है, एकदम फुल कोर्स डिटेल्ड बैच आने वाला है, ठीक है। अनाउंसमेंट 1-2 दिन में उसका आ जाएगा, अगर वो चाहिए तो वो ले लो, ठीक है। तेजस्विनी कहते हैं रिकॉल हो रहा है सर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यार, यस। फास्ट रिवीजन हो रहा है, सही है, ठीक है। आ गया, ओम कहते आ गया, परफेक्ट। विश्वजीत कहते सुपर, ठीक है। ये नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये बुक किताब नहीं डाल सकता मैं, बोर्ड नोट्स डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, गुड थिंग इज दैट दिस इज बिफोर टेस्ट। हाँ, अरे अपने बैच वाले बच्चे लोग, आपको पता है टेस्ट है क्लास का, अपना क्लास टेस्ट है, दे देना संडे को, इसलिए रिवीजन अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो आ जाओ, आगे बढ़े अभी, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको फिर करवाया था एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अच्छा नहीं, मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेगा आईसीआई का। मैंने आपको करवाया था, पता है कौन सा क्वेश्चन? 64 तो अपन ने किया था। उसके बाद मैंने आपको करवाया था इलस्ट्रेशन नंबर 4 एमटीपी आरटीपी पास पेपर का, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो वो डिस्कस करते पहले, फिर अपन आगे वाला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एडिशन 5 अगर आपके पास है तो एडिशन 5 में क्वेश्चन नंबर 8 है, और एडिशन 6 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी टपक के आ सकता है, मेरे को लगता है आपके अगले अटेम्प्ट में आ जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़ने का अपन कोशिश करते हैं। दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 103 एंड 110, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा स्लो जाऊंगा, ध्यान रखना क्या बोलता है। 1 अप्रैल है, ए ने 80% एक्वायर किया है एस को, ठीक है। उसी दिन पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपको कैपिटल भी दिया हुआ है और उसी दिन का आपको रिजर्व्स भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, आई ने यहां से निकल जाएंगे। उसके बाद ए लिमिटेड पेड, अभी पीसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पीसी में 10 लाख कैश दिया, ठीक है। उसके अलावा इक्विटी शेयर्स दिया और उसके अलावा कुछ डिफर्ड कंसिडरेशन भी दिया। अब नीचे क्वेश्चन में एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ऐसा क्यों? बोलता है शेयर्स एंड डिफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय लिमिटेड। ओ हो, मतलब एसएफएस में जब उसने इन्वेस्टमेंट टू पीसी ये एंट्री मारी होगी तो सिर्फ कैश का इफेक्ट लिया है, सिर्फ कैश का इफेक्ट देख लो, दिख रहा है 10 लाख ही लिया है, सिर्फ कैश वाला इफेक्ट, जो कैश का ऊपर इफेक्ट किधर है, इधर 10 लाख,
तो उसने क्या किया है, उसने अपने एसएफएस में जब एंट्री मारी तो ये एंट्री मारी होगी, उसने अपने एसएफएस में शेयर्स और डिफर्ड कंसिडरेशन का इफेक्ट लिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो चीज का इफेक्ट एसएफएस में आ चुका है, जैसे कैश का इफेक्ट एसएफएस में आ चुका है, तो हमको उसका वापस से सीएफएस में इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन ये दो चीजों का क्योंकि इफेक्ट एसएफएस में नहीं है, तो आपको इसका इफेक्ट सीएफएस में देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शेयर्स और डिफर्ड कंसिडरेशन ये दोनों का इंपैक्ट क्योंकि एसएफएस में नहीं लिया है कंपनी ने, हम डायरेक्टली सीएफएस में देंगे। क्वेश्चन में सीएफएस पता है कब का पूछा है, 2 साल के बाद का पूछा है। आपको डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 17 है, पूछा है 2 साल के बाद का सीएफएस। ठीक है, तो पोस्ट में 2 साल हो गए मतलब। ठीक है, फिर आपको ए और एस का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या बोला हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्लांट एक्सीड द बुक वैल्यू बाय 2 लाख, मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जो फेयर वैल्यू गेन है वो 2 लाख रुपए का। आगे द प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दिया हुआ है। अरे भाई यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, इसका मतलब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन वो एसएलएम से निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल पाओगे, गेन के अमाउंट पे डायरेक्टली निकाल पाओगे आप बराबर, क्योंकि लाइफ दिया हुआ है आपको, असेट का रेट नहीं दिया हुआ है। फिर बोलता है गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ है, इसके अंदर भी मजा आएगा आपको, है ना। और आगे बोलता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रखना है फेयर वैल्यू के ऊपर। एक बात ध्यान रखना, अपन ने 103 में भी रिवाइज किया था, जब भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू मेथड पे होता है, जब भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू मेथड पे होता है, तो उस केस में अपना जो गुडविल है दैट इज फुल गुडविल, मतलब उस गुडविल में 2 लोग का हिस्सा होता है, एक होता है पेरेंट का और एक होता है एनसीआई का। कितने लोग का हिस्सा होता है, 2 लोग का, एक होता है पेरेंट का, एक होता है एनसीआई का, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पीसी निकालो। नॉर्मली हम पीसी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से ले लिया करते थे, यहां वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से काम नहीं बनेगा, वो आधा अधूरा पीसी रिकॉर्ड किया है तो पूरा पीसी रिकॉर्ड कर लो। ये आपको पीसी मिला डेट ऑफ एक्विजिशन का, ध्यान रखना। शेयर्स में 2 बाइफर्केशन है, फेस वैल्यू प्रीमियम। ठीक है, डिफर्ड कंसिडरेशन आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का मिला है। आगे फिर आप लिखोगे आई ने कैपिटल दिया हुआ था डे 1 का, अदर इक्विटी दिया हुआ था प्री का। अब प्री का दिया हुआ है, जिस दिन एक्विजिशन किया उसी दिन का आपको अदर इक्विटी दिया हुआ है, तो डिविडेंड तो है नहीं और टाइम एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। कर मत देना, ये कहता टाइम एडजस्टमेंट है ही नहीं, जब एक्वायरी डे 1 पे किया तो रिकॉर्ड मत कर देना। ठीक है, आगे उसके बाद आएगा आपका रीवैल्यूएशन गेन, 2 लाख रुपए का दिया था, प्री में रिकॉर्ड करना, क्योंकि गेन आया है तो एक्सेस डेब्ट भी आएगा। पोस्ट में आपके 2 साल है तो एक्सेस डेब्ट भी आप 2 साल का लोगे। ठीक है, तो जितना भी गेन है इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करोगे, आपको डेब्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आईने में जाएगा, ये बढ़ जाएगा 2 लोग के अंदर। फिर आएगा एनसीआई, एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे गिवन है, फेयर वैल्यू कितनी थी, बस ईयर एंड वाले भी निकाल लेना। ओपनिंग प्लस पोस्ट एक्विजिशन, डिविडेंड तो है नहीं, इसकी बात बाद में करूंगा। फिर आएगा आपका गुडविल और जीबीपी। ठीक है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे, गुडविल आपको आया डेट ऑफ एक्विजिशन का। ठीक है, अब ये गुडविल 2 लोग का है, पेरेंट एनसीआई का, और ये इंपेयरमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा, जब गुडविल 2 लोग का है तो इंपेयरमेंट लॉस भी 2 लोग बेयर करेंगे। कौन बेयर करेगा, पेरेंट और एनसीआई दोनों, क्योंकि गुडविल फुल है। अगर गुडविल पार्शल होता, सिर्फ पेरेंट का होता, तो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ पेरेंट बेयर करता, क्योंकि गुडविल फुल है, गुडविल दोनों का है तो लॉस भी दोनों बेयर करेंगे। अब द प्रॉब्लम इज कौन से रेशियो में बेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था ये जो मेथड है वो आइडियली करेक्ट नहीं है, बट एग्जाम में यही फॉलो करना है। वो क्या है, जितना उनका स्टेक है उस रेशियो में बेयर करवा देना। जैसे 2,58,000 का गुडविल था, स्टेक चल रहा है पेरेंट का 80%, एनसीआई का 20%, तो जितना पेरेंट का हिस्सा है वो अपने रिजर्व से माइनस कर देगा, अदर इक्विटी से, और जितना एनसीआई का हिस्सा है वो एनसीआई अपने ईयर एंड के बैलेंस से माइनस कर देगा। स्टेक के रेशियो में कर देना। मैंने आपको इसका लॉजिक दिया था कि आइडियली स्टेक का रेशियो नहीं कुछ और रेशियो होना चाहिए, बट फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में तो स्टेक के रेशियो में करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने एनसीआई का ईयर एंड से गुडविल इंपेयरमेंट माइनस किया था, और कंसो अदर इक्विटी में से पेरेंट का जो गुडविल इंपेयरमेंट है वो माइनस किया था। कंसो अदर इक्विटी में 2 और चीजें रिकॉर्ड की, उसकी बातें मैं बाद में करूंगा। फिर आप बैलेंस शीट बनाने आओगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, पीपी गुडविल ये सब रिकॉर्ड कर लोगे। मेन आता है ये वाला पार्ट, इक्विटी कैपिटल। मैंने आपको क्या बताया था, शेयर्स जो पीसी में दिए उसका इफेक्ट आपके कहां नहीं आया था, एसएफएस में नहीं आया, तो सीएफएस में इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए ए के कैपिटल में जितना भी शेयर्स आपने पीसी में दिया था उसका फेस वैल्यू आप इसमें ऐड करोगे कैपिटल में, और जो प्रीमियम है वो अपन स्टेप 5 में ऐड कर देंगे कंसो अदर इक्विटी में। पहली चीज। दूसरी चीज और क्या आना चाहिए, आपके करंट लायबिलिटी में डिफर्ड कंसिडरेशन भी आना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन, बराबर। बट द थिंग इज प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन कौन से वैल्यू पे लेंगे, आपके डे 1 पे तो वैल्यू थी 3,75,000, लेकिन ये बैलेंस शीट डे 1 की नहीं है, ये बैलेंस शीट 2 साल के बाद की है,
तो अनवाइंडिंग करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू पे आना चाहिए। तो इसलिए 2 साल के अनवाइंडिंग करने के बाद वो बचेगा 453 750 के ऊपर, तो इट शुड कम एट 453 750 के ऊपर। अब क्योंकि अनवाइंडिंग किया है तो अनवाइंडिंग का एक इफेक्ट तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, सेकंड इफेक्ट भी तो आता है ना यार। तो आइडियली अनवाइंडिंग की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस कम करना पड़ेगा ना, डेबिट हो रहा प्रॉफिट एंड लॉस, अब पीएनएल तो बना नहीं रहे, तो कंसो अदर इक्विटी जो एक है वो कम कर देते हैं। इसलिए कंसो अदर इक्विटी में एक और चीज लिखी है, अनवाइंडिंग और डिफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें कितने सारे एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें कितने सारे एडजस्टमेंट है, बड़ा सा क्वेश्चन अपन ने किया था, तो इसलिए आपको याद है क्लास के अंदर मैंने आपको स्पेशली एक समरी दी थी, ये पूरे क्वेश्चन में क्या क्या की पॉइंट्स है वो की पॉइंट ध्यान रखो, बाकी तो क्वेश्चन मैनेजेबल है। क्या की पॉइंट्स थे, सबसे पहला शेयर्स का इंपैक्ट एसएफएस में नहीं आया, तो उसका इंपैक्ट अपन सीएफएस में लेंगे। कैसे लेंगे, फेस वैल्यू को कैपिटल में ऐड करेंगे, प्रीमियम को कंसो अदर इक्विटी स्टेप 5 में ऐड करेंगे। अच्छा, डिफर्ड कंसिडरेशन एसएफएस में नहीं लिया था तो सीएफएस में लेंगे। कैसे लेंगे, करंट लायबिलिटी में लेंगे 2 साल अनवाइंडिंग करने के बाद, और अनवाइंडिंग का इंपैक्ट अपन कंसो अदर इक्विटी में लेंगे। उसके अलावा जो गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ है, फुल गुडविल है, तो गुडविल 2 लोग का है, फुल है, इसलिए तो इंपेयरमेंट भी 2 लोग बेयर करेंगे, पेरेंट एनसी एंड द रेशियो ऑफ स्टेक बेयर करेंगे। बस ये हो गया क्वेश्चन के की पॉइंट्स का समरी। बराबर है दम तो सिखा लो, सीख लो, ऐसा है ना, मजा आ गया सर, एकदम चुम्मा। थोड़ा पानी पी लो, क्या पानी पी लेते हैं सर। और लास्ट में एक लाइन लिखी है, अगर अबोव केस में गुडविल पार्शल होता तो फिर लॉस सिर्फ पेरेंट बेयर करता। एनीवेज, ओम बोलता है गजब मजा आ गया, है ना। ज्वाला 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 छोटे लाया मैं गेम में, समझ रहे हो, डॉलर 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 छोटे लाया मैं गेम में, बड़ा नाम नाम बनाया मैं गेम में, लिया नहीं चैन तब तो हीरा है चैन में, लिखता था कली में अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी छोटे नो एंटरटेनमेंट, समझ रहे हो तुम। हाँ चलो, ये अपना खत्म नहीं हुआ भाई सीएफएस, मतलब तुम समझ रहे हो क्या। चलो, बट अपन ने बड़े बड़े क्वेश्चन हार्डली 40 मिनट्स में अपन ने कितना कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। अब जो बचा है वो छोटा छोटा पार्ट है, आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। अब मैं वापस से अपने नोटबुक के एग्जाम्पल में आ रहा हूँ, फ्लो समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है। नोटबुक के एग्जाम्पल में आओगे, फिर अपन बोलेंगे कंटिन्यू विद एग्जाम्पल 6 एंड 7, अज्यूम टैक्स रेट। अगर आपके 110 के क्वेश्चन में टैक्स रेट आ जाए, कोई भी बड़े क्वेश्चन में वैसे आया नहीं है बट मैंने क्लास में आपको करवाया है, टैक्स रेट आ जाए तो क्या करने का तो उस केस में जितना भी गेन लॉस है उस पर डिफर्ड टैक्स आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दिया था, अगर गेन है इधर ऐड किया है तो उस पर डीटीएल आएगा माइनस वाला, अगर गेन है तो डीटीएल आएगा, अगर लॉस है तो डीटी आएगा। ये शॉर्टकट था, मैंने आपको डिटेल डिस्कशन भी करवाया था लॉजिकली, बट लॉजिक छोड़ो, है ना। गेन है तो डीटीएल आएगा, गेन है तो डीटीएल आएगा, लॉस है तो डीटी आएगा। जिधर गेन उसके नीचे ही लॉस, उसके नीचे डीटीएल, वैसा। और अगर एक्सेस डेप है तो उसके ऊपर डीटीएल का रिवर्सल आएगा, ऐसा। ये हिंट, सिंपल सी हिंट अपने को याद रहती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपने डीटीएल वगैरह रिकॉर्ड किया है, जब बैलेंस शीट में आओगे तो जितने भी डीटीएल है उसको नेट ऑफ करके रिकॉर्ड कर लेना, उसको लैंड की वैल्यू से मत एडजस्ट करना बेवकूफों की तरह। ये मत बोलना लैंड का कैरिंग ये बुक वैल्यूज प्लस फेयर वैल्यू माइनस डीटीएल, अबे डीटीएल लैंड से माइनस मत कर देना इधर। जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो उसको अलग से रिकॉर्ड करना, सेपरेट लाइन आइटम करके, ठीक है, ध्यान रखना। आगे एक और बढ़िया एग्जाम्पल था, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 9। क्या था एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 9 अपने को ये बोलता था कि बाय चांस मान लो जो इन्वेंट्री आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन वाली थी, जो इन्वेंट्री आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन वाली थी, अगर वो इन्वेंट्री बिक जाती है ईयर एंड पे, और जो ट्रेड पेएबल थे आपके डेट ऑफ एक्विजिशन पे वो ईयर एंड पे सेटल हो जाते हैं, तो क्या करने का था। एक सिंपल सा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट था, जितना भी गेन आपने इन्वेंट्री में प्री में बुक किया था पोस्ट में रिवर्स। लॉजिक आपने क्लास में डिस्कस किया था, बराबर। लॉजिक नहीं आता तो छोड़ दो। और जितना भी लॉस आपने प्री में रिकॉर्ड किया था पोस्ट में रिवर्स। प्री में इसको लेकर जो भी किया रिवर्स, इसका जो डिटेल रहेगा वो भी रिवर्स, बराबर। ट्रेड पेबल पे लॉस बुक किया प्री में, पोस्ट में उसको रिवर्स, ठीक है। ये कौन से इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल की बात कर रहा है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे एग्जिस्ट करता था। बस एकदम सिंपल सा चीज याद रखना, ये गेन उसका डिटेल साथ में रिवर्स, ये लॉस उसका डिटेल साथ में पोस्ट में रिवर्स, बराबर। ये तब करना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि इन्वेंट्रीज वर सोल्ड एंड ट्रेड पेबल वर सेटल्ड। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो मैं ऐसा कोई रिवर्सल नहीं करूंगा, ध्यान रखना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड आई विल नॉट डू एनी सच थिंग, ठीक है। मैंने बोला भी है, देख लो, इन इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन्स that they were sold or settled, then only reverse everything in post. But if nothing is mentioned, always assume inventory was not sold on year end and trade payable were not settled. मतलब कुछ नहीं करना पोस्ट के अंदर उस केस में। क्लियर क्या?
ये वाला बात। आगे बढ़ जाते हैं अभी। अब अपन ने सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, फिर एक और चीज था गुडविल इंपेयरमेंट। इसकी बात तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही कर ली कि फुल गुडविल है और उसमें इंपेयरमेंट आया तो दोनों लोग को बेयर करवाने का। एज पर आईसीआई कौन से रेशो में? स्टेक के रेशो में, सिंपल। ठीक है। अच्छा, गुडविल पार्शल है तो अकेला पेरेंट बेयर करेगा। कैसे बेयर करेगा मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा दिया है वो चीज। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट नंबर 5 था, गुडविल इंपेयरमेंट। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट अपना रह जाता है और वो है यूआरपी का एडजस्टमेंट। मैं आपको दिखा देता हूं, अपने किताब में है एक ये ला यूआरपी का एडजस्टमेंट। व्हाट इज यूआरपी? ऐसा समझ लो, देयर इज समथिंग नोन एज इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। सपोज पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल किया या सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया, उसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में दो चीज के एलिमिनेशन का बात होता है, ध्यान से सुनना। ऐसे केस में दो चीज के एलिमिनेशन का बात होता है, एक होता है सेल्स परचेस के एलिमिनेशन का बात और एक होता है यूआरपी के एलिमिनेशन का बात। एक होता है सेल्स परचेस के एलिमिनेशन का बात और एक होता है यूआरपी के एलिमिनेशन का बात। अब ये कब एलिमिनेट का बात करने का? सबसे पहले अगर इन दोनों पेरेंट सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले हुआ था तो कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। मतलब अगर पेरेंट सब्सिडरी ने एक दूसरे को सेल परचेस किया था रिलेशनशिप में आने के पहले, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले, तो तब तो वो ना वो पेरेंट था ना ये सब्सिडरी था। तो जब वो रिलेशनशिप में थे ही नहीं तो एलिमिनेट करना मत। बराबर क्या? अरे भाई, जब वो रिलेशनशिप में थे ही नहीं तो नंगा नहाएगा क्या और निचड़ेगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने, समझ गए क्या? तो ये एलिमिनेशन की बात कब करने का? व्हेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या क्या एलिमिनेट करने का सुन लो। सेल्स परचेस, ठीक है, सिद्धांत बोलता है अब समझ गया सर, ठीक है। हाँ, सेल्स परचेस की बात सबसे पहले तो क्या बोलता है? इफ ट्रांजैक्शन का डेट इज बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, मत करना एलिमिनेट। अच्छा, इफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, हर केस में आप सेल्स परचेस एलिमिनेट कर देना। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट अनरियलाइज प्रॉफिट? अब होता क्या है, सपोज पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को 5 लाख का माल बेचा 6 लाख के अंदर, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। अब आपस में घरेलू मामले में प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख रुपीज का, इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये कब एलिमिनेट करोगे आप? ये कब एलिमिनेट करोगे आप? अगर आपकी इन्वेंट्री ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, अगर ये जो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और ईयर एंड पे ये इन्वेंट्री ग्रुप के अंदर ही पड़ी है, घर के अंदर ही पड़ी है, तो आपको यूआरपी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर इन्वेंट्री ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, यू विल एलिमिनेट द यूआरपी। अगर इन्वेंट्री ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है ही नहीं ग्रुप के अंदर, पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने थर्ड पार्टी को बेच दिया, मतलब ग्रुप में पड़ी नहीं है इन्वेंट्री, तो आप यूआरपी एलिमिनेट नहीं करोगे। अच्छा, अगर इन्वेंट्री पार्टली आउटस्टैंडिंग है तो जितनी आउटस्टैंडिंग है उसी पे यूआरपी एलिमिनेट करोगे। मतलब सेल्स परचेस तो पूरा पूरा हर केस में एलिमिनेट होएगा, लेकिन यूआरपी के केस में जितना इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग है उतना ही एलिमिनेट करना है। ये ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है सर, समझ गए। तो ये यूआरपी का ट्रांजैक्शन था, आपको याद रहेगा तो मैंने क्लास में आपको एग्जांपल भी करवाया था। एलिमिनेशन कैसे करता है देख लो। ठीक है, सबसे पहली बात, सपोज पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को 5 लाख का बेचा 6 लाख में। ठीक है, तो सेल्स परचेस कैसे एलिमिनेट करेंगे? रेवेन्यू टू परचेस 6 लाख 6 लाख, और अपन यूआरपी कैसे एलिमिनेट करेंगे? कंसो प्रॉफिट लॉस टू इन्वेंट्री। अब ये दो एंट्री से अच्छा ऐसा सिंगल एंट्री मारता है, बोलता है हम तो सीओजीएस वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो रेवेन्यू टू सीओजीएस टू इन्वेंट्री, ये एंट्री को कंबाइन करोगे आपको सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये जो यूआरपी है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसके भी होते हैं दो तरह के ट्रांजैक्शन। एक होता है डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम? जब पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को, पेरेंट बड़ा है, सब्सिडरी छोटा है, बड़े ने बेचा छोटे को, बड़े से आया नीचे डाउनस्ट्रीम, बड़े ने बेचा छोटे को डाउनस्ट्रीम, बराबर। तो मुझे बताओ, जब पेरेंट बेचता है सब्सिडरी को तो प्रॉफिट किसने अर्न किया रहेगा? प्रॉफिट पेरेंट ने अर्न किया रहेगा। तो किसके रिजर्व से एलिमिनेट करेंगे? ये यूआरपी, ये पेरेंट के रिजर्व से एलिमिनेट करेंगे। मतलब स्टेप नंबर 5, पेरेंट के रिजर्व स्टेप नंबर 5 में है ना, तो वहां से एलिमिनेट करेंगे और इन्वेंटरी कम कर देना, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर सब्सिडरी ने बेचा पेरेंट को, छोटे ने बेचा बड़े को, सब्सिडी ने बेचा पेरेंट को, छोटे से गया बड़े पे, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया रहेगा? सब्सिडरी ने अर्न किया रहेगा। तो किसके प्रॉफिट से एलिमिनेट करेंगे? सब्सिडरी के प्रॉफिट से एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, सब्सिडरी का प्रॉफिट कहां दिखता है? याद है स्टेप नंबर 2 में दिखता है, सब्सिडरी के रिजर्व्स, वहां से। लेकिन सर प्री वाले में कि पोस्ट वाले में? ऑलवेज पोस्ट। वाई?
यूआरपी की बात सिर्फ तभी आती है जब ट्रांजैक्शन डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में हुआ है, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद की सारी चीजें पोस्ट में ही आती है, तो इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज पोस्ट। बराबर। इसका मतलब अगर डाउन स्ट्रीम होता है, जहां देखो सिंपल है, प्रॉफिट किसने कमाया वो देखना है, पेरेंट ने कमाया तो पेरेंट का आधार इक्विटी कम करो। अच्छा, सब्सिडरी ने कमाया तो सब्सिडरी के रिजर्व पोस्ट वाले रिजर्व में से माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, अच्छा क्लियर है वाला पार्ट क्या? ओके। उसके अलावा इस यूआरपी के ऊपर डिफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो जिधर से आपने यूआरपी को एडजस्ट किया है, जैसे सपोज पेरेंट के प्रॉफिट से एडजस्ट किया है, तो उधर डिफर्ड टैक्स असेट भी आ जाएगा। असेट क्यों आएगा मैंने बताया था, क्योंकि आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एलिमिनेट करके इन्वेंट्री की वैल्यू गिराते हो, टैक्स में वैल्यू अभी भी 6 लाख ही है। याद है इंडेक्स 12 का हिंट, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट नीचे है, टैक्स बेस ऊपर है, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करने का है, असेट वाला कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करने का है, तो डीटीए आएगा। बराबर। ये डीटीए कहां से एडजस्ट करेंगे? डाउन स्ट्रीम वाले केस में, दैट इज जिधर आपने पेरेंट के कंसो अदर इक्विटी से एडजस्टमेंट किया था। बराबर। जहां आपने पेरेंट के रिजर्व्स कम किए थे, डीटीए भी उधर ही आएगा। अच्छा, इन केस ऑफ डाउन अपस्ट्रीम जहां आपने सब्सिडरी के रिजर्व एडजस्ट किए थे, उसका डीटीए भी उधर ही आएगा। अब इतने डिटेल में कोई क्वेश्चन आया नहीं है बड़ा वाला, बट आएगा तो बाय चांस मैनेज कर लेना। ठीक है, ये कौन सा एडजस्टमेंट था? ये यूआरपी का एडजस्टमेंट था। अब इसका मतलब आपने देखा रहेगा, जो अपन करते हैं स्टेप नंबर 2, आईएनए निकालना, प्री पोस्ट करते हैं ना अपन, पहले लिखते हैं अदर इक्विटी सब्सिडरी, फिर करते हैं प्री पोस्ट। अब ये प्री पोस्ट में कितने एडजस्टमेंट हो गए, है ना, माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी सुन ली। एक आपको याद है मैंने अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया था, एक आपको बढ़िया समरी बना के दिए मैंने, इस दुनिया के सारे प्री और पोस्ट के एडजस्टमेंट इसमें आ जाते हैं। हिंट दूं क्या? देख लो, पहले लिखोगे ओपनिंग बैलेंस प्री में, और ड्यूरिंग द ईयर लिखोगे पोस्ट में। टाइम एडजस्टमेंट के पहले इस दुनिया में एक ही चीज आ सकती है, वो है डिविडेंड। एड बैक करो पोस्ट में, आया प्रॉफिट, टाइम एडजस्टमेंट मारो, यहां से माइनस, इधर ऐड, उसके बाद। अच्छा, ये डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? थोड़ा एनसीआई के शेयर से माइनस करेंगे, पेरेंट का शेयर पेरेंट के स्टेप 5 से माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर रीवैल्यूएशन गेन आए नॉन डिप्रिशिएबल के ऊपर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, तो प्री में रिकॉर्ड करना, गेन आया तो डीटीएल आएगा, लॉस आया तो डीटी आएगा। अच्छा, गेन आया डेप्रिशिएबल पे तो गेन तो डीटीएल, और डेप्रिशिएबल पे गेन है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। वैसे ही लॉस आया तो डीटी आएगा और सेविंग्स आएगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं अपने पास। आगे उसके बाद रीवैल्यूएशन गेन किसी करंट एसेट लायबिलिटी पे आया, जैसे ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री वगैरह, तो गेन रिकॉर्ड करेंगे, डिटेल रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको ये बोल दिया कि देवर सोल्ड और सेटल्ड, तो ये जो गेन प्री में रिकॉर्ड किया है, पोस्ट में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बराबर। ये सेम चीज अपन लॉस के लिए भी करेंगे, अगर लॉस रिकॉर्ड किया और बोला सेटल हो चुका है, तो पोस्ट में रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपस्ट्रीम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम? छोटे ने बेचा बड़े को, पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को, तो पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया रहेगा, तो पेरेंट के प्रॉफिट से कम करेंगे पोस्ट वाला, ये लो पेरेंट के प्रॉफिट से कम कर दिया, और जिधर से प्रॉफिट कम किया उधर ही डीटी आना चाहिए, तो वहां डीटीए भी नीचे रिकॉर्ड कर लिया। बस ये वाला जाएगा आईएनए के अंदर, ये वाला बटेगा पेरेंट और एनसीआई के अंदर। इस दुनिया के सारे प्री और पोस्ट के एडजस्टमेंट आपके इधर इसके अंदर हो जाते हैं। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस क्या? अरे यस और नो? यस। अगर आपको इतना आता है ना, तो आपके सीएफएस के सारे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे मैनेज। बराबर। लेकिन अपन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी करेंगे रिवाइज, चिंता मत करो। बट वो रिवाइज करने के पहले मेरे ख्याल से वी कैन टेक अ 2-3 मिनट्स का ब्रीदर। ठीक है, एक 2-3 मिनट का ब्रीदर लेते, एंड देन वी कैन रिज्यूम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अपन गुडविल इंपेयरमेंट तक कर चुके हैं, अब अपन ये वाले पॉइंट से रिवाइज करना शुरू करेंगे, पूरा रिविजन करेंगे, और फिर जो थोड़े बहुत और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। मतलब पानी वानी पी लेता हूँ, ले लो ब्रीदर। अच्छा, सिद्धांत बोलता है डन, दृष्टि बोलती है ओके सर। ओके सर, जयपुर कब आ रहे हो? आऊंगा तो पक्का बताऊंगा। दानिश बोलता है पानी है या देसी, तू डिसाइड कर। जब पे लाग रे तनी नाची के, तुम्हारे बढ़िया गाना सुनाओ। तनी गाई के
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। अब बोलोगे ये क्या गाना गा रहे हो सर? अरे तुमने गाना सुना नहीं क्या? अरे जिया ओ बिहार के लाला, जिया तुम 1000 साला, जिया ओ बिहार के लाला, है ना? ऐसा कुछ है ना। फिर आता ना आगे, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। वैसे मैं हूँ मारवाड़ी, लेकिन मेरे बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यूपी बिहार से, तो मेरे को बढ़िया सिखाते रहते हैं वो पूरा दिन। चलो ये बढ़िया है। हाँ 2 मिनट ले लो ब्रेक। फुल ऑन मस्ती मोड, क्लास स्टार्ट हुई नहीं और सर का मस्ती मोड स्टार्ट। मस्ती करने तो मजा आती है ना, थोड़ा 2 मिनट तो ब्रीदर ले सकते हैं अपन। ये अपने क्लास वाले को पता है क्या चलता रहता है पूरे दिन क्लास के अंदर, इसलिए इन लोग टाइम पास करते हैं मेरे साथ। मेरे को ये जो मैं पता है बहुत मासूम था, मेरे को बिगाड़ रखा है इन्होंने, ये सब बिगाड़ दिया इन्होंने मेरे को। बुलाओ क्या शेर को, बुलाओ क्या। चलो FR के रणवीर सिंह फुल एनर्जी, अरे क्या बात है वैसा। चलो कोई मासूम नहीं हुआ भाई, मेरे से मासूम इंसान नहीं है। अगर मैं मासूम नहीं हूं ना, अगर मैं मासूम नहीं हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क कट। ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। चलो एनीवेज कंटिन्यू करें अभी रिवीजन। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। 6th पॉइंट वॉज स्टेप एक्विजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप एक्विजिशन? हौले हौले कुछ एक्वायर किया, बराबर। अब इसमें 2 केसेस थे, मैंने आपको है ना किताब के अंदर लिखा था, किताब वाला दिखाता हूँ, किताब वाला बेटर टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। आ जाओ स्टेप एक्विजिशन, ये रहा देखो। पहला केस, आपने 15% एक्वायर किया, फिर आपने 60% एक्वायर किया। मुझे बताओ कंट्रोल कभी आया, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में आया, तो 6 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग का फॉलो करेंगे। 6 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग अपन फॉलो करेंगे सेकंड वाले के दिन पे, ठीक है। अब पुराने वाले का क्या करेंगे? इसका बात हमने सर, ये इसका थोपड़ा किधर देखेला स्टूडेंट लग रहा है। इसका बात अपन ने 103 में किया था ना, ये पुराने वाले को अपन ट्रीट करेंगे लाइक अ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, तो इसको प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लेना। और कौन से वैल्यू पे यहां कंसिडर करेंगे? इसको फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंसिडर करेंगे, बराबर। और इसका जो भी गेन लॉस रहेगा, जैसे आपने एक्वायर 10 लाख में किया, आज वैल्यू 15 हो गई, तो जो 5 लाख है वो CFS में प्रॉफिट लॉस में बुक कर लेना। ये पहला केस था स्टेप एक्विजिशन का। ये सेम चीज मैंने आपको किताब के अंदर भी लिख के दी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे सेकेंड स्टेज, फर्दर एक्विजिशन वेयर कंट्रोल एग्जिस्टेड इन प्रीवियस एक्विजिशन। मतलब पहले 65% था, बाद में 10% एक्वायर किया। ऐसा एग्जांपल तो मैंने यहां लिया भी था, वो एग्जांपल, ठीक है। क्या था? सपोज पहले 70% था, अगर मेरे पास पहले 70% था तो NCI के पास 30% होगा। अब मैंने 15% और एक्वायर कर लिया, तो मेरे ज्यादा एक्वायर करने से किसका स्टेक कम होता है? NCI का स्टेक कम होता है, याद है क्या? तो बेवकूफों की तरह क्या मैं ये सेकंड एक्विजिशन में वापस से 6 स्टेप फॉलो करूं क्या? वापस से गुडविल कंप्यूट करूं क्या? द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ NCI का खिला कूदी करने का उस केस में। तो इस केस में क्या हो रहा है? मेरा स्टेक बढ़ रहा है तो NCI का स्टेक कम होएगा, तो NCI को स्टेक कम कर देने का। कम करने के लिए डेबिट करोगे, और डेबिट कौन से वैल्यू पे करोगे? जब भी कोई चीज बाहर जाती है जिंदगी में, याद रखना, जब भी कोई चीज बाहर जाएगी, असेट हो या एक्स, हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। तो NCI बाहर जाएगा कौन से वैल्यू पे जाएगा? कैरिंग अमाउंट पे, प्रोपोर्शनेटली। 30% NCI 6000 का था, तो 15% बाहर करने का है, तो प्रोपोर्शनेट 3000 बाहर करने का। इतने में बाहर करोगे, जो स्टेक खरीद रहे हो उसका करोगे टू कैश बैंक, क्योंकि पेमेंट करोगे ना 15% खरीदने के लिए। जो भी डिफरेंस आएगा, सपोज आपने बाहर किया 3000 पे, पेमेंट किया 4000, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कंसो अदर इक्विटी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। क्यों? NCI इक्विटी का आइटम है, जब इक्विटी कम ज्यादा होती है तो उसका डिफरेंस अदर इक्विटी में जाता है। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसकी अपन ने बात कर ली थी, ये था अपना स्टेप एक्विजिशन, ठीक है। फिर अपन ने किसका बात किया था? फिर अपन ने डिस्पोजल का बात किया था, है ना। डिस्पोजल एक था डिस्पोजल। अब डिस्पोजल में 2 केसेस थे। सपोज पहले 70% स्टेक था मेरे पास, अब मैंने 10% स्टेक बेचा, तो मेरे पास कितना परसेंट बचा? 60% बचा। मतलब कंट्रोल पहले भी था, कंट्रोल अभी भी है, प्यार पहले भी था, प्यार अभी भी है, बस छोटा मोटा स्टेक बेचा है। तो मेरे ये स्टेक बेचने से हुआ क्या? जब 70% मेरे पास था तो NCI के पास 30% था। अब जब मैंने 10% बेच के मेरा 60% हो गया, तो NCI का 40% हो जाएगा। मतलब NCI का स्टेक विल इंक्रीज बाय 10%। तो इस केस में क्या करेंगे?
एनसीआई को 10% से इंक्रीज करेंगे, मतलब एनसीआई को अपन रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, तो अपन बेच रहे हैं तो कैश बैंक पैसा अंदर आता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई। अब एनसीआई को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉग्नाइज करने के एनसीआई के दो मेथड है, फेयर वैल्यू पीएसएन है। क्वेश्चन में अपन पता है इन्फॉर्मेशन देख के निकालते हैं व्हाट इज फेयर वैल्यू व्हाट इज पीएसएन है, उसका डिस्कशन क्वेश्चन में करेंगे, अमाउंट कैसे आएगा। बट रिकॉग्नाइज करने के अपने दो मेथड होते हैं, एनसीआई सॉरी फेयर वैल्यू और पीएसएन है। तो एनसीआई आप करोगे 10% से रिकॉर्ड, कैश बैंक डेबिट करोगे, अगेन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ जाएगा? कंसोल अदर इक्विटी में चला जाएगा। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद एक और केस था, डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ लॉस ऑफ कंट्रोल? भाई साहब आपके पास सपोज 80% स्टेक था, आपने 70% बेच दिया, बराबर बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 10% बचा। भाई साहब तलाक हो गया, तलाक। क्यों तलाक? क्यों हो गया ब्रेकअप? कंट्रोल चला गया। अरे कंट्रोल चला गया, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। अरे आपने उदय शेट्टी भाई चले गए, कौन चला गया? कंट्रोल। अच्छा है, तो कंट्रोल चला गया। कंट्रोल चला गया तो क्या करने का उस केस में? कंट्रोल चला गया तो सब भार, असेट भार, लाइबिलिटी भार, एनसीआई भार, गुडविल भार, जीबीबी भार, बराबर। तो देखो क्या क्या कैसे कैसे बाहर करेंगे। 80% था, 70% बेचा, बराबर 10% बचा है आपके पास। पहले तो ब्रेकअप करो इसका, कैसे ब्रेकअप करेंगे? अच्छा, जो अभी देखो एंट्री कैसे याद रखने का, बेचा है तो पैसा आया रहेगा, तो पहले पैसा रिकॉर्ड कर लिया सर, पैसा रिकॉर्ड 70% पे, ठीक है। उसके बाद आईएनए भार, गुडविल भार, एनसीआई भार, जीबीबी भार, ये भार कर दिया सब, ठीक है। अब क्योंकि आपने 10% स्टेक रिटेन किया है तो ये स्टेक को आप करोगे रिकॉर्ड। सर इन्वेस्टमेंट क्यों रिकॉर्ड करूंगा? सीएफएस में आपका पहले कोई इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा था, बराबर, तो जितना आपने परसेंटेज रिटेन किया है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो ये एंट्री पूरी कंपेरेबल बनेगी ना, तभी तो आपको डिस्पोजल पे करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिलेगा। क्लास में डिस्कस किया था अपन ने ये चीज, देखो ना, तभी तो आपका डेबिट में भी आएगा 100%, क्रेडिट में भी आपका 100% आपने भार किया है, ध्यान रखना 100%, यस। तो जो इन्वेस्टमेंट रिटेन किया उसको आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू के ऊपर। ये आप सीए ऐसा समझ लो, ये सीएफएस की क्लोजिंग एंट्री है, बंद करो ना बनाने को सीएफएस, तो ये एंट्री मार के बंद करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रहेगा। इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस किए हुए, चिंता मत करना। अच्छा देखो मैंने रीजन भी दिया हुआ है क्यों रिकॉर्ड किया अपन इन्वेस्टमेंट, ये क्लोजिंग एंट्री है भाई, बराबर, और कंपेरेबल बनाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा ये एंट्री पास, ठीक है सर। उसके बाद अपन ने ये डिस्पोजल वाला क्वेश्चन किया था। फिर है ना, अब मैं जो छुट्टे छुट्टे थियरी है उस पर ज़्यादा फोकस कभी करना मत। जैसे ना बहुत सारी बीच की थियरी है कि कभी कभी देख, एक और ये पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है, अपन सब्सिडरी में स्टेक बेच रहे, एक महीने के अंदर 2 बार स्टेक बेच दिया, तो उसको दो नहीं सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रीट करना। इलस्ट्रेशन 57 है उसके ऊपर, सिंपल। उसके बाद अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होता है ना, सपोज सब्सिडरी का कोई प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या करने का, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आप नहीं बांटने का पेरेंट और एनसीआई के अंदर ना, पहले पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड निकलेगा, फिर जो बचेगा वो होएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स, इसका प्री पोस्ट करने का। याद है अपने क्लास में डिस्कस भी किया था, इसे छोटे छोटे पॉइंट है। फिर आता है इंटर कंपनी एलिमिनेशन, अगर यूआरपी है एलिमिनेट करना, सेल्स परचेज इंटर कंपनी एलिमिनेट करना, बिल्स पेबल बिल्स पेबल एलिमिनेट करना भूलना मत, ये सब चीजें। फिर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, पता आपने डिस्कस किया था, जो पॉलिसी पेरेंट ने फॉलो की है वही पॉलिसी सब्सिडरी को फॉलो करनी पड़ेगी, सॉरी जो पॉलिसी पेरेंट ने फॉलो की है वही पॉलिसी हम सीएफएस में फॉलो करेंगे फॉर बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, आपको दिखाता हूं क्या डिस्कशन किया था, फटाक से इधर आ जाओ, है तो डिस्कस कर ही लेते। ये रहा, देखो जब सीएफ सपोज पेरेंट और सब्सिडरी है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, सपोज पेरेंट के पास कार है इन्वेंट्री में, है ना, वो फीफो फॉलो कर रहा था, सब्सिडरी के पास भी अपनी इन्वेंट्री में कार्स ही है, दे आर फॉलोइंग वेटेड एवरेज, ठीक है। जब सीएफएस में आओगे तो जो पेरेंट फॉलो कर रहा है वही फॉलो करना पड़ेगा सबको, लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब इन्वेंट्री का नेचर सेम है। अगर ये डिफरेंट नेचर की इन्वेंट्री होती, सपोज पेरेंट के पास गाड़ियां है, सब्सिडरी के पास ऑयल्स है, तो उस केस में सीएफएस में क्योंकि इन्वेंट्री का नेचर अलग अलग है तो अलग अलग मेथड चल जाएगा, ये चीज। उसके अलावा सिर्फ हेडिंग क्या, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसीज यूनिफॉर्म चाहिए। डेप्रिसिएशन का मेथड वगैरह ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये आपको सेम रखने का जरूरत नहीं है। जैसे पेरेंट के पास पीपी है, ही वॉज डेप्रिशिएटिंग ऑन एसएलएम, सब्सिडरी वॉज डेप्रिशिएटिंग ऑन डब्ल्यूडीवी, ये एस्टीमेट होता है डेप्रिसिएशन, भाई इसको यूनिफॉर्म रखने का जरूरत है ही नहीं, ध्यान रखना। ये था अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। फिर बोलता है क्या एनसीआई नेगेटिव हो सकता है, हाँ एनसीआई नेगेटिव हो सकता है जब अपना सब्सिडरी बहुत सारे लॉसेस कर रहा है, तो एनसीआई नेगेटिव जा सकता है, जाने देने का, जाने देने का।
उसके बाद है रिपोर्टिंग डेट। ये तो टाइम पास चीजें है वे कि पेरेंट और सब्सिडरी के रिपोर्टिंग डेट अलग अलग हो सकते हैं। जब सीएफएस बनाओगे तो पेरेंट वाले रिपोर्टिंग डेट पे बनाओगे, और अगर डेट अलग अलग है तो सब्सिडरी से इंफॉर्मेशन मंगा लेना, जो भी डिफरेंस की इंफॉर्मेशन है वो, सिंपल। उसके बाद है एक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन। कभी कभी आपके पास बिना स्टेक के कंट्रोल आ जाता है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं सिखाता हूं, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इधर, ये देखो ये वाला, एक्वेशन ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडरी विदाउट कंसिडरेशन। कैसे? इस केस में कंट्रोल नेट असर के थ्रू नहीं, स्टेक के थ्रू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है ना। एग्जांपल लिया था मैंने, सपोज ए के सब्सिडरी है, मरू इज द पेरेंट, तो कंट्रोल बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बाइंग एनी स्टेक। तो इसमें पेरेंट का स्टेक 0% होता है, एनसीआई का स्टेक 100% होता है। तो करते कैसे इसको? तो आईएनए ऑफ सब्सिडरी इज 10 करोड़, मैंने पीसी तो कुछ भी नहीं पे किया है, और एनसीआई पीएसएनए पे। तो दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे पीसी 0, आईएनए 10 करोड़, जितना एनसीआई का स्टेक है, एनसीआई का स्टेक पूरा 100% है। सर स्टेक एनसीआई का तो कंट्रोल उसका होगा ना? नहीं, कंट्रोल मेरे पास है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना कि मैं कंट्रोल करूंगा, इसलिए कंट्रोल मेरे पास है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, कंट्रोल पेरेंट के पास है, सिर्फ स्टेक एनसीआई का 100% है, तो गुडविल जीबीपी 0 आएगा। तो हम बनाएंगे, ये जो मुरू है इज द पेरेंट, मुरू बनाएगा सीएफएस, बट उसमें उसका स्टेक कुछ भी नहीं था, फिर भी सीएफएस बनाएगा, बराबर। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट एग्जिस्ट करता था, अपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आएगा तुम्हारा चेन होल्डिंग। अय्या, इसमें तो असली मजा है भाई साहब। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन होल्डिंग? तो मैंने आपको चेन होल्डिंग का समझाया था, रुको दिखाता हूं आपको चेन होल्डिंग कहां डिस्कस किया था अपन इसके ऊपर। चेन होल्डिंग क्या होता है? चेन होल्डिंग क्या होता है? चेन होल्डिंग होता है ऐसा कुछ, ठीक है, देख लो। जब आपका कोई इनडायरेक्ट सब्सिडरी होता है उसको बोलते हैं चेन होल्डिंग। एग्जांपल एके लिमिटेड है, कौन है? एके लिमिटेड, इसका 80% है मुक्कू। मुक्कू कौन? मुकेश अंबानी। हाँ, 80% मुक्कू में है और 70% डैनिश में है, डैनिश लिमिटेड, बराबर। तो अब एके का सब्सिडरी कौन? मुक्कू, बराबर। और मुक्कू इज द पेरेंट इन केस ऑफ डैनिश, लेकिन एके के पास एक डायरेक्ट सब्सिडरी तो है, लेकिन आकाश कंदोई के पास एक इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी है। आकाश कंदोई के पास एक इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी है, वो है डैनिश लिमिटेड, बराबर। क्या? तो जो आकाश कंदोई है वो सीएफएस 2 लोग के साथ बनाएगा, एक मुक्कू के साथ जो डायरेक्ट सब्सिडरी था, और एक डैनिश के साथ जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी था। मतलब इन दिस केस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन होल्डिंग? जब आपका कोई इनडायरेक्ट सब्सिडरी बन जाता है उसको बोलते हैं चेन होल्डिंग, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया था? सबसे पहले इफेक्टिव स्टेक निकालना सीखना। एके बनाएगा 2 लोग के साथ सीएफएस, तो एके का मुक्कू में स्टेक कितना? 80%, एनसीआर कितना होगा? 20%। अब एके का डैनिश में स्टेक कितना, तो कैसे निकालोगे? तो एके का डैनिश में इनडायरेक्ट स्टेक निकालना पड़ेगा, जितना मुक्कू में, मुक्कू इंटू डैनिश, मतलब 80 इंटू 70, तो आएगा 56%। तो एके के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआर कितना हो गया? 44%। तो इफेक्टिव स्टेक वाला कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डेट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब किस दिन से सीएफएस बनाना शुरू करेंगे। क्लास वाले को याद है कि अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था इसके अंदर, किस दिन से सीएफएस बनाना शुरू करेंगे। तो सपोज आकाश ने मुक्कू को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, लेकिन मुक्कू के पास डैनिश पहले से था, फर्क नहीं पड़ता है। आकाश ने जब मुक्कू को एक्वायर किया, है ना, इस दिन से वो एक तो मुक्कू के साथ शुरू करेगा सीएफएस। व्हाट अबाउट विद डैनिश? तो डैनिश के साथ भी वो इसी दिन से शुरू करेगा ना। अरे पहले से तो मुक्कू के पास था, आकाश के पास इसमें इनडायरेक्ट स्टेक कब आएगा? जब उसके पास मुक्कू का स्टेक आएगा, है ना, याद है क्या? हाँ, अरे भाई तुमको समझा क्या? अपन ने क्लास में एग्जांपल लिया था शादी वाला, बराबर। अरे यस और नो? यस, जाने दो, वो एग्जांपल में घुसते नहीं अपन। बट एनीवेज, तो आकाश ने मुक्कू को बाद में एक्वायर किया, लेकिन मुक्कू के बाद दानिश पहले से था, फर्क नहीं पड़ता है। आकाश मुक्कू के साथ भी सीएफएस 14 को शुरू करेगा और दानिश के साथ भी सीएफएस 14 को शुरू करेगा। सेकंड एग्जांपल, सपोज आकाश ने मुक्कू को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, लेकिन मुक्कू ने डैनिश को बाद में एक्वायर किया। तो मैं बोलूं जब मुक्कू ने डैनिश को बाद में एक्वायर किया तो आकाश के पास भी इंडायरेक्ट स्टेक बाद में आया रहेगा। तो आकाश कंदोई मुकेश के साथ तो शुरू कर देगा फ्रॉम 1 अप्रैल, लेकिन आकाश कंदोई डैनिश के साथ शुरू कब करेगा? फ्रॉम 1/10। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। क्लास लोग वाले हंसो मत, एग्जाम्पल याद करके वो वाला, ठीक है। समझा क्या तुम लोग ये वाला पार्ट? यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किया था, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 52, वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। चलो, चेन होल्डिंग आया था, वो डिस्कस कर ही लेते। चेन होल्डिंग में एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एक एडजस्टमेंट नया आता है। अच्छा, वैसे नवंबर 22 में चेन होल्डिंग आके गया, तो मई 23 के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये, बट स्टिल जो भी है ठीक है।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 52। ठीक है, क्या बोलता है इफेक्टिव स्टेक। तो पी का एस में स्टेक 80, अच्छा एक 52, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं अपन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है देख लो। चेन होल्डिंग है ठीक है, अब पी है, एस है और एस एस है। स्टेक की बातें नीचे की गई है कि पी का 80% एस में है, एस का 70% एस एस के अंदर है, और दोनों की होल्डिंग उन्होंने एक्वायर किया 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद उनके बैलेंसेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एस में जो बैलेंस है और एस एस में जो बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एस का ओपनिंग इक्विटी, एस एस का ओपनिंग अदर इक्विटी। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है कि वो बोलता है कि एस एस ने कुछ गुड्स सेल किया है एस को, तो यूआरपी है। अब यूआरपी में एलिमिनेशन मारते हैं, किसके प्रॉफिट से एलिमिनेट मारेंगे, बराबर क्या, जिसने प्रॉफिट अर्न किया है उसके प्रॉफिट, उसके रिजर्व से एलिमिनेट मारेंगे। तो एसएस ने बेचा मतलब एसएस ने प्रॉफिट अर्न किया रहेगा, तो एसएस की अदर इक्विटी से उतना यूआरपी अपन कम कर देंगे, ध्यान रख लेना। वो यूआरपी का आंसर 2 लाख रुपीज आता है। उसके बाद एनसीआई को अपने को रखना है फेयर वैल्यू पे, इस केस में फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम अज्यूम करने बोला है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सुन लो। बेसिकली सबसे पहले चेन होल्डिंग में 2 चीजें निकाल लिया करो। इफेक्टिव स्टेक कितना है, तो पी का एस में इतना था, पी का एसएस में इनडायरेक्टली निकालने का इतना आता है। इफेक्टिव कंट्रोल निकाल लिया करो, तो पी का एस में दोनों का पी का दोनों में 30 सितंबर को आया, ऐसा मानने अपने को बोला है। अब आप जो भी कंप्यूटेशन करोगे, जो अपन 5 स्टेप फॉलो करते थे, अब आपको एक नहीं 2 के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी फॉलो करोगे 2 के लिए फॉलो करना, 2 की शक्ति है। तो पीसी एस में कितना था 340, वो तो आपको क्वेश्चन के इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा, वो तो आपको क्वेश्चन के इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा जो पी ने एस में इन्वेस्ट किया। अब अपने को एस एस में भी चाहिए पीसी। देखो ये जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, तो एस एस में कितना पीसी रहेगा ये निकालना है। तो अब आपको मिलेगा कि एस, जब एस ने इन्वेस्ट किया एसएस में तो 280 पे किया, लेकिन हमने पीसी यहाँ 280 नहीं लिखा है, हमने कुछ और ही लिखा है। सर ऐसा क्यों, इसकी बातें मैं बाद में करूंगा, ठीक है, तो एक बार होल्ड पे रख दो। उसके बाद आई ने निकालोगे प्री पोस्ट मार के, वो तो सिंपल है क्योंकि 30 सितंबर है तो टाइम एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है, ये एस का हो जाएगा आई ने। उसके बाद एस एस का आप निकालोगे आई ने, बस में ध्यान रखना प्री पोस्ट वगैरह करने के बाद, टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि एसएस का है और एसएस ने कोई प्रॉफिट अर्न किया था तो उसके वहां से यूआरपी एलिमिनेट करना भूलना मत, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद एनसीआई अपन ने निकाला, एनसीआई निकालना था फेयर वैल्यू मेथड से। अब यहाँ ट्रिकी है, सुनना, आपको पहले निकालना पड़ेगा एनसीआई के पास शेयर्स कितने हैं। तो टोटल शेयर जो एस के थे उसमें से 20% एनसीआई के पास है, और टोटल शेयर जो एसएस के है उसमें से 40% एनसीआई के पास है, तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना मार्केट प्राइस, दैट इज द फेस वैल्यू अज्यूम करने बोला, तो आपको मिलेगा एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर आपको एनसीआई ईयर एंड का भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे गुडविल निकालोगे, इसमें जीबीपी आता है दोनों केस में, बराबर, और फिर आप कंसोलिडेटेड इक्विटी लिख लोगे जीबीपी के साथ। अब एक एडजस्टमेंट बहुत क्रिटिकल है, वो क्या है, जो अपने पास 280 का पीसी है, वो पीसी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पीसी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब एस ने जब खरीदा एसएस में इन्वेस्टमेंट तो एस ने 280 पे किया, तो इसका आपको लॉजिक बताया था मैंने कैसे याद रखने का। याद रखने का लॉजिक है, लॉजिक बहुत सारे हैं लेकिन ये याद रखने वाला लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं, सुन लो। अपने को जो भी चाहिए पी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ठीक है, तो ऐसा समझ लो जब एस ने पैसा यूज किया रहेगा तो किन का पैसा यूज किया रहेगा, तो जब मैं कंपनी हूं, तो मैं जब कंपनी कुछ भी यूज करता है तो अपने शेयर होल्डर्स का यूज करता है, तो जब एस ने पैसा यूज किया रहेगा तो अपने शेयर होल्डर्स दैट इज पेरेंट एंड एनसीआई उनका पैसा यूज किया रहेगा। एस का 80% पी के पास था और 20% एनसीआई के पास था, बराबर, तो इसमें से 80% जो पी का था, ऐसा मान लो 80% पैसा पी का यूज किया गया है, पी बोल लेगा इसको पीसी। सेकेंड, इसमें से 20% पैसा एनसीआई का यूज किया गया है, उतने से आपको एस का जो एनसीआई है ईयर एंड पे वो कम कर देना है, बराबर। क्यों क्या कैसे उसका लॉजिक आपको क्लास में मैंने बताया था, लॉजिक में अपन नहीं घुस रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा पीसी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना रहेगा एसएस में 224, 80%। बाकी जो 20% है उतने से एस का ईयर एंड का एनसीआई कम कर देना, एस का ईयर एंड का एनसीआई कम कर देना, दैट्स इट, बराबर, बस इतना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है चेन होल्डिंग के अंदर। बाकी आप बैलेंस शीट बना लो, एक काम बन जाएगा आपका। अब बैलेंस शीट में एक और चीज थी, देयर वाज सम इंटर कंपनी बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। कैसे मालूम पड़ा, देखो ना बिल्स पेबल में लिखा है पी और एसएस से लेना है, तो क्या करने का आपको हिंट देता हूं, बिल्स रिसीवेबल का टोटल निकालो, टोटल कितना आता है 72 + 30 102 आता है, बराबर, और बिल्स पेबल का आता है 70 + 30 100, तो जो छोटा वाला है वो दोनों जगह से माइनस कर देने का, 100 इज स्मॉलर ना, तो 100 को आप ऊपर से भी माइनस कर दो और नीचे से भी माइनस कर दो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बस ये इंटर कंपनी है, बाकी कहानी आपकी खत्म हो जाती
है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट, सॉरी एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर के सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 5। एडिशन 5 में क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा रहेगा, एडिशन 6 में इट इज क्वेश्चन नंबर 5। देख लो कौन सा क्वेश्चन है, चेन होल्डिंग के ऊपर ही है। ठीक है, बता दो कौन सा क्वेश्चन है, रुको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस किया था चेन होल्डिंग, आपने खुद ट्राई किया था इसको। इसमें से फर्क क्या है? फर्क ये है कि 3 कंपनी है, एलएक्स, एमएक्स और एनएक्स। एलएक्स इज द पेरेंट, मतलब अपने वाले एग्जांपल में ये पी, एस और एस एस ऐसा है। ठीक है, अब वो बोलता है एलएक्स ने एमएक्स में कब स्टेक एक्वायर किया? 1 अप्रैल, और एमएक्स ने एनएक्स को बाद में एक्वायर किया 30 सितंबर। तो इस वाले केस में एलएक्स ने एमएक्स में एक्वायर किया स्टेक 1 अप्रैल को, और एलएक्स ने एनएक्स में एक्वायर किया 30 सितंबर को, ऐसा मानना है। इसका मतलब जब आप आईएनए बनाओगे तो क्योंकि ये फर्स्ट डे पे आ गया था तो यहां टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा, और यहां क्योंकि साल के बीच में आया था स्टेक तो टाइम एडजस्टमेंट यहां आ जाएगा। बराबर, ये बात ध्यान रखना। एडिशन 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्लियर? चलो ठीक है। बाकी आपने होमवर्क ट्राई भी किया था और अपना टैली भी हुआ था, आपको याद रहेगा, तो आपने सब डिस्कस भी किया था कैसे करना है, क्या करना है इसको। ठीक है, उसके अलावा चेन होल्डिंग कर लिया। फिर चेन होल्डिंग के बाद अपने और कौन से कंसेप्ट बचते हैं? चेन होल्डिंग हो गया, फिर आया था कंसो प्रॉफिट एंड लॉस। इसके ऊपर ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं अपने पास, बराबर, तो इसको आपने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद आया था कंट्रोल इवैल्यूएशन। तो एक पता है थियरी दिया हुआ है 110 का, बराबर। तो ये थियरी सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आएगा तो हार्डली 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके लिए 50 पेज की थियरी है। तो पता है क्लास में आपको मैंने समरी दी थी, आप उतनी समरी पढ़ के चले जाना। अब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर फोकस कर रहे, तो इसको आपको मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, आपको पढ़ना तो एक बार गो थ्रू उसको कर लेना। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, एंड दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम सीएफएस। याद है किसको किसको सीएफएस एग्जेम्प्ट है? बराबर, तो अपन ने इसको डिस्कस भी किया था लिखकर। चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। एग्जेम्पशन फ्रॉम सीएफएस, किसको किसको सीएफएस एग्जेम्प्ट है, देख लो। सबसे पहला याद है बीच वाला पेरेंट। व्हाट इज द बीच वाला पेरेंट? जैसे एके का स्टेक मुक्कू में, मुक्कू का डैनिश में, तो जो बीच का मुक्कू है ये एग्जेम्प्ट है। मुक्कू कब एग्जेम्प्ट होगा? उसमें 4 कंडीशन है। सबसे पहला वो बोलता है इट इज अ होली ओन सब्सिडरी और पार्शली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी। मतलब मुक्कू खुद किसी का सब्सिडरी होना चाहिए। मैं बोलूं है, आकाश का सब्सिडरी है, पहला कंडीशन। सेकंड, मुक्कू शुड नॉट बी लिस्टेड कंपनी, इट शुड नॉट बी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और चौथा, इसका जो अल्टीमेट पेरेंट है इट इज प्रिपेयरिंग सीएफएस। ये एक एग्जाम्प्ट होता है, बराबर। सेकंड, और कौन एग्जाम्प्ट है? जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है लाइक म्यूचुअल फंड्स कंपनी, बराबर, वो भी एग्जाम्प्ट होता है किससे? सीएफएस से। हु इज अ म्यूचुअल फंड एंटिटी? जो दूसरों से पैसा लेता है, बराबर, पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी अपने एसएफएस में सारे इन्वेस्टमेंट को एफवीटीपीएल पे रीमेजर करता है कंपल्सरीली। 3 कंडीशन मीट करेगा तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो आपको सीएफएस एग्जेम्पशन है, एसएफएस में सब कुछ एफवीटीपीएल पे दिखा देना। अब ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जेम्पशन है ना, इसके 2 एक्सेप्शन है। मतलब इन 2 केसेस में इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी सीएफएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और आपका कंट्रोल किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट एंटिटी में है तो आपको इनके साथ तो सीएफएस प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहला। सेकंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और आपका कोई पेरेंट है, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी एके लिमिटेड, इनका कोई पेरेंट है मरू, मरू इज अ लीगल कंसल्टेंसी कंपनी। अब मरू तो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो मरू को एग्जाम्पशन नहीं है। मरू को बनाना पड़ेगा सीएफएस किसके साथ? अपने सब्सिडरी के साथ, और ये जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी उनके साथ भी। मतलब एके तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है इसलिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन मरू जो पेरेंट है इस इन्वेस्टमेंट एंटिटी का वो तो लीगल कंसल्टेंसी कंपनी है, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ही विल प्रिपेयर सीएफएस विथ एके, ए बी सी डी सबके साथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब। इसी के साथ अपने सीएफएस के सारे कंसेप्ट हो जाते गो गोवा गॉन अलोंग विद द बिगर क्वेश्चंस। याद है अपन ने इतने सारे चेन होल्डिंग डिस्कस कर लिया, फिर वो एक क्वेश्चन नंबर 4 एमटीपी आरटीपी डिस्कस कर लिया, राम लिमिटेड कृष्णा लिमिटेड डिस्कस कर लिया। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू एलडीआर क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आई नीड टू रिवाइज यू, बट वो अभी जल्दी से अपने हो जाएंगे। ठीक है क्या? चलो कर लेते। यस, तो अभी जाओ मत, अभी आए तो ढंग से रिवाइज करते हैं ना, ऐसा बड़े बड़े क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा उसमें मजा नहीं है। ठीक है, चलो तनी नाची के, है ना। चलो आओ, अब मैं
छोटे छोटे क्वेश्चन, मेन तो आपको इसमें मार्किंग मिलने वाली है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो सीएफएस में बड़े क्वेश्चन तो कभी नहीं आए, तो छोटे छोटे 6 7 8 मार्क के क्वेश्चन निकल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सुनना क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, इसमें क्या था, अब मैं क्विकली डिस्कस करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक पेरेंट था, उसका 80% स्टेक सब्सिडरी में था, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो 20% एनसीआई हो गया। अब वो बोलता है वो सब्सिडरी ने पोस्ट में 20,000 प्रॉफिट कमाया और लेटर ऑन डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर साल के बाद में किया है, तो करंट ईयर में इसका इम्पैक्ट अपन लेते ही नहीं था, आपको याद रहेगा तो, बराबर। फिर अपने को पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि एनसीआई का डे 1 का बैलेंस, ईयर एंड का बैलेंस, और जब भी ये डिविडेंड बटेगा तो पेरेंट अपने एसएफएस में क्या एंट्री मारेगा, बस इतना बोला हुआ था। तो जब भी डिविडेंड बटेगा तो कब बटेगा, नेक्स्ट ईयर में बटेगा, करंट ईयर में नहीं बटेगा, तो जब बटेगा तो पेरेंट अपना हिस्सा अपने एसएफएस में रिकॉर्ड कर लेगा, पहली चीज। सेकंड क्या पूछा था, एनसीआई, तो डीओए का एनसीआई अपने को मिलेगा। अब एनसीआई निकालने कैसे बोला था, वो बोलता है अपने को बोला था एनसीआई कैसे निकालोगे, जितना आपने 80% के लिए पे किया है इसके प्रोपोर्शन में एनसीआई निकालोगे। तो मैंने बोला 80% के लिए वी पेड 1,40,000, तो 20% का कितना, उससे एनसीआई आपको डे 1 का मिला। ईयर एंड का कैसे मिलेगा, ओपनिंग लिखो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिखो, डिविडेंड माइनस मत करना, क्यों, क्योंकि करंट ईयर नेक्स्ट का ट्रांजैक्शन है, बस। और फिर आपको डीओए की एंट्री पूछी थी, सिंपल है, कहानी खत्म हो गई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान रखना। उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा, कचरा पट्टी की बात नहीं करने वाला मैं इधर। आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन यहां जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो बेसिक क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, मेन एलडीआर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात ज्यादा करेंगे। अच्छा, फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 48, इसमें क्या, अच्छा एडिशन 5 वाले ध्यान रखना, एक एक नंबर आगे बढ़ाते हुए चलना, ठीक है, ध्यान रखना, वो उनका एक नंबर आगे पीछे रहेगा। अब इसमें क्या था, अपने पास था 70% शेयर्स, हमने क्या किया 10% और एक्वायर किया, याद है स्टेप एक्विजिशन। अपने पास था 70% शेयर्स, हमने 10% और एक्वायर किया, तो इससे क्या होएगा, हमारा स्टेक 80% हो गया, तो हमारा स्टेक अगर 10% से बढ़ेगा तो एनसीआई का स्टेक 10% से कम होएगा, बस यही करना है। तो एसएफएस में क्या होएगा वो छोड़ो, सीएफएस का मेन देखो। सीएफएस में आपका एनसीआई हो रहा है कम, तो एनसीआई डेबिट करोगे प्रोपोर्शनेटली। 30% के लिए एनसीआई 90 था, तो 10% से कम करना है, तो कितने से कम करोगे, 30 से कम करोगे, तो 30 से मैंने एनसीआई कम किया। अब टू कैश बैंक के बदले टू इन्वेस्टमेंट किया, क्यों, क्योंकि मैंने कैश बैंक ऑलरेडी एसएफएस में एंट्री मार दी थी, डिफरेंस जाएगा कंसो अदर इक्विटी में। वो बोलता है ये सबका इफेक्ट दो और बैलेंस शीट बनाओ, वो सिंपल है, वो हो जाएगी तुमसे, क्लियर, ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 48, फिर था 49 में क्या हो गया था, 100% स्टेक मेरे पास था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 40% बेचा, इसका मतलब एनसीआई हो रहा है रिकॉग्नाइज, कंट्रोल तो गया नहीं, दिस इज डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि 40% ही बेचा है, 60% मेरे पास ही है, और एनसीआई रिकॉर्ड करना है। लेकिन एनसीआई कौन से वाले पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू या पीएसएन है, किसी में से एक। अब फेयर वैल्यू आप एक चीज अज्यूम कर सकते हो, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, देख लो कैसे। डिस्पोजल किया है तो पैसा आएगा, टू एनसीआई करना। अब एनसीआई कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, अब एक अजम्पशन है फेयर वैल्यू का जो आप मान सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, उस दिन का आपको सब्सिडरी का नेट एसेट और गुडविल दिया हुआ रहता है। अगर आपको उस दिन का सब्सिडरी का नेट एसेट और गुडविल दिया हुआ रहता है, तो किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू क्या होती है, नेट एसेट प्लस गुडविल, बस। इस पूरे कंपनी में से एनसीआई को 40% रिकॉर्ड करना है, तो ये पूरा वैल्यू में से एनसीआई 40%, ऐसा मान लो ये एनसीआई का फेयर वैल्यू है, मान लेना चाहिए आपको ऐसा टाइप के क्वेश्चन में। अगर आईएनए पे निकालना होता तो ऐसा होता, लेकिन ये करना नहीं, अपने को ये वाला फॉलो करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे अपन, सिंपल, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कभी कभी एसएफएस में भी एंट्री मांगता है, एसएफएस की अकाउंटिंग अलग ही चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास था 100% 10 लाख पे, 40% बेच दिया, तो एसएफएस में तो नॉर्मल असेट के सेल जैसी एंट्री होती है, कितने में बेचा 9 लाख, तो डेबिट करो। इन्वेस्टमेंट 40% बाहर जा रहा है, तो प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट बाहर करने का एसएफएस की बात करो, जो भी प्रॉफिट आया पीएनएल में चला जाएगा, सिंपल। मैंने लिखा भी है ओफू के लिए, ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। इन डिस्पोजल एसएफएस वाले केस में लॉजिक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सीएफएस, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 52 अपन डिस्कस कर चुके चेन होल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद 53 की बात कर लेते हैं। 53 मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ऐसा था कि मेरे पास 60% स्टेक था, 50,000 में से 30,000 शेयर्स पेरेंट के पास थे, तो 20,000 एनसीआई के पास थे। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, एनसीआई के पास एक ऑप्शन था कि वो एक्स्ट्रा 25,000 शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, तो इस केस में पेरेंट ने कुछ करता ही नहीं है, पेरेंट ने खाया पिया कुछ नहीं, फिर भी कंट्रोल चला गया। पेरेंट ने एक शेयर नहीं बेचा, फिर भी कंट्रोल चला गया, बराबर ही ऐसा कुछ हुआ था, देख लो। पहले ये था 30-20 का रेशियो, एनसीआई के पास ऑप्शन था 25,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का, सब्सक्राइब किया, एनसीआई के शेयर्स हो गए 45,000।
पेरेंट के उत्ते रह गए, ज्यादा स्टेक एनसीआई के पास आ गया, इसका कंट्रोल चला गया, कुछ भी नहीं किया फिर भी कंट्रोल चला गया, तो क्या करने का? अब इसने बेचा तो कुछ भी नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कुछ भी नहीं होगा, आईएनए भार, गुडविल भार, एनसीआई भार, बराबर जो भी। अच्छा, क्योंकि अपने पास अभी भी 40% स्टेक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को अपन रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिटेन कौन से वैल्यू पे? अब इस दिन पे अपने को क्वेश्चन में 12 रुपए की एक वैल्यू दी है, उस पर आप रिकॉर्ड कर लेना इन्वेस्टमेंट को, डिफरेंस आएगा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल। सीएफएस में वाई पीएनएल, क्योंकि रियलाइज प्रॉफिट है इसलिए, खत्म। उसके बाद एक और क्वेश्चन था 55, यहाँ सेम चीज, 100% स्टेक था, कितना बेचा? 60% बेचा। मैं बोलूँ कंट्रोल चला गया, अगर कंट्रोल जाता है तो क्या क्या भार करेंगे? आईएनए भार, एनसीआई भार, बराबर गुडविल भार, बराबर इन्वेस्टमेंट कुछ रिटर्न किया ही नहीं है, रिटर्न जीरो है क्या? इन्वेस्टमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं किया? नहीं इन्वेस्टमेंट रिटर्न किया है इसके अंदर। अच्छा सॉरी मैं 55 नहीं पढ़ा था, 54 पढ़ा था, सॉरी। हाँ आईएनए भार, एनसीआई भार, बराबर एनसीआई केस में था ही नहीं कुछ भी, 0% था। इन्वेस्टमेंट 40% बचा हुआ है अपने पास, बराबर क्या? तो 40% रिकॉर्ड किया, पैसा जितना भी आया वो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब मेन तो ये 40% आया कैसे? तो वो दिया हुआ था वैल्यू उसकी कितनी है? 4,45 लाख दिया हुआ था। अब है ना डिस्पोजल विद लॉस ऑफ कंट्रोल में नॉर्मली आप एंट्री मारने में ना प्रॉब्लम करते हो, तो पता है कैसे याद रखने का? देखो आपने डिस्पोज किया है तो पैसा आया रहेगा, तो बोलने का बैंक अकाउंट डेबिट, पहली चीज। सेकंड, डिस्पोज हुआ है ना, तो आईएनए, गुडविल, एनसीआई, जीबीपी बाहर करो। उसके अलावा कुछ रिटेन किया है तो उसको रिकॉर्ड करो, बस डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, प्रभाव कहते हैं यू आर माई फेवरेट टीचर, यू आर जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रभाव, थैंक यू। आपका नाम इतना प्यारा है, प्रभाव डालना चाहिए आपको, क्या नाम है भाई, बढ़िया। चलो उसके बाद बड़े क्वेश्चन में 64 तो अपन कर चुके थे डिस्कस, रामकृष्णा वाला, ठीक है। 65 की बात करते हैं, ये है ब्लू हेवेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन का जोड़ी है, 65, 66, 67। तो पहले हमने 100% एक्वायर किया किसी कंपनी में, और जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन का आपको बैलेंस शीट मांगा है ईयर एंड का, तो 103 से भी आप कर सकते हो। तो मैंने सॉल्व किया, वो सिंपल है, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आया अपना 66, बोलता है ऊपर वाले क्वेश्चन में अज्यूम करो कि 100% के बदले 75% एक्वायर किया होता तो क्या होता? कुछ नहीं, अपना जो आय नहीं है वो 70% होता और गुडविल अपना एनसीआर 25% आ जाता, सिंपल, और कुछ फर्क ही नहीं होता। मेन क्वेश्चन 67 के अंदर है, यहां कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है, ठीक है, 1 साल आगे कहानी बढ़ती है और कुछ एडजस्टमेंट्स है। अब इस केस में एनसीआई पीएसएनए पे था और बोलता है गुडविल इंपेयर हुआ, क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे था और गुडविल इंपेयर हुआ तो गुडविल पार्शियल था, तो इंपेयरमेंट अकेला पेरेंट बेयर करेगा, पहली चीज, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर पीपी was having an estimated useful life for remaining 20 years। तो जो आपने प्री में गेन बुक किया रहेगा उसका पोस्ट में आपको एक्सेस डेप बुक करना पड़ेगा 1 साल का। उसके अलावा क्या बोलते हैं? ऑल इन्वेंट्री हेल्ड बाय ऑरेंज वॉज सोल्ड। याद है जो इसका मतलब क्या होता है? जो प्री में गेन बुक किया रहेगा इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन गेन, वो पोस्ट में सब रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन की खास बात पता है क्या आती है? ये क्वेश्चन आईसीएसई एग्जाम में पूछने के लिए कुछ डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 65 और 66 वाले का डेटा यूज करते हैं, बराबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन? जैसे इसका प्री और पोस्ट कितना था, मतलब पीपी का फेयर वैल्यू गेन, इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू गेन, ये अपने को प्रीवियस क्वेश्चन से मिला, यहां से नहीं मिल सकता अपने को वो, बराबर। तो प्री का बैलेंस 2300, ये भी अपने को प्रीवियस क्वेश्चन से मिला। करंट डे का प्रॉफिट 550 था, टाइम एडजस्टमेंट होगा नहीं बिकॉज इसी दिन पे एक्वायर किया था, ठीक है। फेयर वैल्यूएशन गेन बुक करोगे, पीपी पे एक्सेस डेप फ्यूचर में आएगा, इन्वेंट्री बिक चुके हैं तो जो गेन बुक किया वो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आईएनए आ गया, यह आ गया, बढ़ जाएगा 2 लोग के अंदर, सिंपल। फिर आएगा एनसीआई, एनसीआई वगैरह सिंपल है। गुडविल इंपेयर हुआ है, गुडविल पार्शियल है, गुडविल का इंपेयरमेंट अकेला पेरेंट बेयर करेगा, पेरेंट के कंसो अदर इक्विटी से इसको माइनस कर देना, बैलेंस शीट टैली कर लोगे, आपकी टैली हो जाएगी, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा, इसमें क्या हुआ है? हमारे पास बहुत सारी सब्सिडरी होती है, उसमें से हम एक सब्सिडरी बेच देते हैं, और जो सब्सिडरी बेची है हमने उसका इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू में से उस एक सब्सिडरी का वैल्यू इतना, टोटल में से उस एक का वैल्यू इतना, टोटल में से एक का वैल्यू इतना। तो क्या करने का? पहले तो एक ड्राफ्ट एंट्री पास करो, बेचा तो पैसा आया, बराबर। एनसीआर था नहीं क्योंकि होल्डी ओन सब्सिडरी है। आईएनए भार, गुडविल भार, कुछ रिटर्न किया है, हाँ उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड किया? वही वैल्यू से जो अपन ने ये बेचा है, जो अपन ने सब्सिडरी को बेचा है, सब्सिडरी की फेयर वैल्यू निकाली, आईएनए प्लस गुडविल, टोटल वैल्यू इतनी,
उसमें से 10% रिटर्न मैंने किया है, तो वो 10% की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक और तरीके से वैल्यू निकलती है, लेकिन वो आईसीआई फॉलो नहीं करता, तो मैंने इसलिए ये वाला डिस्कस किया है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, जो भी ये सब्सिडरी आपने बेचा उसका सब ये बाहर करके बैलेंस निकाल लेना। जैसे फॉर एग्जांपल 190 बाय 90 100 बचेगा, बिल्डिंग 1620 माइनस 670 950 बचेगा, ऐसे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या रिकॉर्ड करना भूलना मत। ठीक है, इन्वेंट्री आपका कितना बचेगा, 50 बचेगा। ट्रेड रिसीवेबल 400 बचेगा। आपने बेच के थोड़ा पैसा रियलाइज भी किया ना, तो एक तो पैसा इतना कम हो रहा है लेकिन 1000 रुपये बढ़ भी रहा है, तो वो 2050 रहेगा। तुमको समझा कैसे करना है, वैसे करके आपको बैलेंस शीट बना के इनको देनी है रिवाइज्ड वाली। बस ध्यान रखना, ये जो भी गेन लॉस हुआ है आपको, इसका इंपैक्ट आप अदर इक्विटी में लेना भूलना मत। तो अदर इक्विटी में आपने उसका इंपैक्ट ले भी लिया था। सिंपल ये वाला पार्ट डन। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है एक और क्वेश्चन, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन और एयरटेल इंफ्रा। ये क्वेश्चन भी सिंपल था। इसमें क्या था, इसमें दो कंपनीज है, एक टेलीकॉम और एक इंफ्रा। ठीक है, अब हुआ क्या, इंफ्रा ने सब्सिडरी ने गुड्स बेचा पेरेंट को, तो 3 बुक्स में अकाउंटिंग मांगी, पेरेंट, सब्सिडरी और सीएफएस। तो पहले सब्सिडरी ने खरीदा था उसको बहुत पहले, 1 अप्रैल को, तो पहले सब्सिडरी अपने एसएफएस में बुक करता है परचेज, 1 साल डेप्रिशिएट करता है बिकॉज 1 साल सब्सिडरी ने यूज किया था, फिर उसको बेच देता है पेरेंट को, तो एसएफएस में सेल रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, पेरेंट अपने एसएफएस में क्या करता है, परचेज रिकॉर्ड करता है और 1 साल यूज करता है, तो डेप रिकॉर्ड करता है। अब आती है बारी सीएफएस की। सीएफएस में अलग से कुछ रिकॉर्ड करना ही नहीं है, सिर्फ 2 चीज करनी है। सबसे पहला यूआरपी करना है एलिमिनेट। थैंक यू सो मच मंतशा। यूआरपी करना है एलिमिनेट, बराबर यूआरपी क्या, ये जो आपस में सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया ₹1,00,000 एलिमिनेट करो। पहली चीज, जैसे ही आप यूआरपी एलिमिनेट करते हो, एंट्री मारते हो कंसो प्रॉफिट लॉस टू पीपी, पीपी की वैल्यू 1 लाख रुपए से गिर जाती है। इसका मतलब सीएफएस में आपका पीपीई 10 लाख पे डिप्रिशिएट होना चाहिए था, लेकिन एसएफएस में आपने उसको 11 लाख पे डिप्रिशिएट किया है। तो जब 10 लाख पे डिप्रिशिएट करते तो डेप आना चाहिए था 32,500, 11 लाख पे डिप्रिशिएट किया तो डेप आया 37,500। तो आपने बेसिकली अपने एसएफएस में एक्सेस डेप चार्ज कर लिया है, सीएफएस में हम उस डेप को रिवर्स करते हैं, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 70 एयरटेल कम्युनिकेशन वाला। एक 71 क्वेश्चन है, दिस इज कॉमन पूल। मैंने बताया ना कुछ कुछ आप हर रिवीजन में सुनोगे, मैं कुछ कंसेप्ट या क्वेश्चन मेरे कॉमन पूल रहते हैं, ये मैं सब लास्ट में डिस्कस कर लूंगा अलग लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद एमटीपी आरटीपी का तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके थे, और क्वेश्चन 5 भी जो चेन होल्डिंग का था डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ बचता नहीं है। फिर तो ये तो दूसरा आ गया, ये तो अपना जॉइंट अरेंजमेंट आ गया, सही है। ठीक है, तो सुनोगे क्या मेरी बात, सुनो ना। खत्म। अच्छा, जाने के पहले सुनो 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 सुनो, वापस एक प्रचारण तो बनता है, लेक्चर bbvirtual.com पे ज़रूरत है तो ले लेना, और वैसे आप मेरे स्टूडेंट हो तो टेंशन नहीं है। ठीक है उसके अलावा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक, सब्सक्राइब, यूट्यूब बिना सब्सक्राइब के रिवीजन देखा ना आप लगेगा, रिकॉल नहीं होगा एग्जाम में, ध्यान रखना, रिकॉल करना तो सब्सक्राइब। अब बनता है अपना, सुनो तो सही। हे डोला रे नहीं नहीं, वो तो ना करना था, कौन सा था, निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, नहीं नहीं वो भी नहीं था सर, तो क्या था, अरे हाँ 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 याद आ गया, सर से सर से सर से सर से मुरी चुनरी जाए जाए जाए, सर से मुरी चुनरी जाए जाए जाए, सर से मुरी चुनरी जाए, सरक 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 सरक। ऐसे ही एफआर के हर एक टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा, कंसेप्ट नहीं क्वेश्चन भी कराऊंगा, रिवीजन भी मैं ही लूंगा, एग्जाम के पहले मैराथन भी मैं ही लूंगा, लास्ट तक सपोर्ट तुमको मैं दूंगा। ठीक है, भाई आया है सब करा के जाएगा। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया, कभी भी आपने लेक्चर देखा है, कमेंट जरूर कर देना बाद में, चैट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन जब कमेंट आता है ना वहाँ, ताकि ज़्यादा लोग तक रीच कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग टिल द एंड। आई होप आपको रिवीजन पसंद आया रहेगा, आई होप आपको बाद में ये बहुत हेल्प करेगा, यही मेरा मोटिव है रिवीजन लेक्चर डालने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन दिस सेशन। आई होप इट हेल्प्स यू, आई होप इट हेल्प्स यू बिकम सीए इन फ्यूचर। ठीक है, मगर मेरा योगदान 1% भी है तो मेरा काम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय। ठीक है, चलो कैलाश बोलता है एकदम फीलिंग में आ गया, क्या बात है, हाँ चलो, बाय तेजस्विनी, बाय विशाल, बाय कैलाश, बाय पूर्वा, बाय दृष्टि, बाय ऐश्वर्या, बाय
विशाल, बाय सिद्धांत, बाय ओमकार, गुड नाइट एवरीवन। अरे सिद्धांत बोलता है, अच्छा मैं चलता हूँ, शुरू हो गया इधर। बाय सिद्धांत, बाय अपूर्वा, बाय सुनील, बाय निखिल, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। जाऊँ मैं, चलो बाय बाय।